चलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने बहुत अच्छी तरह से देखा था कि किस तरह से हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स का आईयूपीएसी सीखा था। उनका हम लोग ने एक टाइप से क्लासिफिकेशन ही देख लिया था कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन क्या होते हैं, डाई सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एक्सेट्रा, ये सब हमने देखा था लास्ट टाइम आईयूपीएसी अच्छी तरह से किया। तो उम्मीद करता हूँ आपने प्रैक्टिस की होगी। और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। तो अभी देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, हमको सिर्फ बेंजीन का एमओपी पढ़ना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अन्य ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के भी हम पढ़ सकते हैं एमओपी, जैसे टॉल्यूइन का हो सकता है, एनिलीन का हो सकता है एक्सेट्रा, ये सब 12th में आएगा, अभी जरूरत नहीं। अभी 11th स्टैंडर्ड में इस चैप्टर में हमको सिर्फ एमओपी ऑफ बेंजीन रिंग सीखना है। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट एमओपी आप पढ़ने वाले हैं वो है दैट इज द सोर्स, ठीक है। मैं सिंपली कह सकता हूँ कि सोर्स कि ज्यादातर एरोमेटिक कंपाउंड्स यानी बेंजीन जैसे लिखने वाले कंपाउंड्स है, बेंजीन का ज्यादातर सोर्स कहाँ से पाया जाता है? नंबर 1 ये पाया जाता है पेट्रोलियम से, ठीक है, पेट्रोलियम फ्यूल से सबसे ज्यादा पाया जाता है। नंबर 2 इसका जो सोर्स है वो हो सकता है कोल्टा। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ एक बार कि पेट्रोलियम और कोल्टा से ज्यादातर सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स को डिराइव किया जाता है या ऑब्टेन किया जाता है। तो ये तो नॉर्मल सी बात हो गई कि यहाँ से ज्यादातर ऑब्टेन किया जाएगा। अब देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करी जाए तो सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं, एमओपी नंबर 2 बेंजीन रिंग को बनाने का प्रोसेस बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा। ये होता है फ्रॉम ट्राइमराइजेशन ऑफ एसिटिलीन, ठीक है। तो ये एमओपी है फ्रॉम ट्राइमराइजेशन ऑफ एसिटिलीन, बहुत ही बढ़िया एमओपी है, ध्यान से सुनिएगा। ट्राइमराइजेशन का मतलब मैं पहले आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ट्राइमराइजेशन का सिंपल मतलब आप समझ लीजिए कि 3 मॉलिक्यूल्स यूज करेंगे, ठीक है। तो 3 मॉलिक्यूल्स आपको यूज करने होंगे, ठीक है। 3 मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन करोगे। कौन से 3 मॉलिक्यूल्स? एसिटिलीन कंपाउंड के 3 मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन करोगे तो आपको बेंजीन रिंग मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं एसिटिलीन की बात करता हूँ, एसिटिलीन का ही दूसरा नाम होता है इथाइन, ETHYNE, इथाइन, ठीक है। तो देखिए इथाइन कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड टू कार्बन, करेक्ट। इसके पास भी एक H होगा, इसके पास भी एक H होगा, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है। ऐसे मुझे और 2 मॉलिक्यूल्स लिखना है, तो मैं एक मॉलिक्यूल को कुछ यूं इस तरह से लिखता हूँ, कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड टू कार्बन, कुछ इस तरह से, ये सेकेंड मॉलिक्यूल। और मैं तीसरा मॉलिक्यूल जो है उसको जानबूझ के कुछ यूं इस तरह से लिख रहा हूँ, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना। तो देखिए ये आपका हो गया फर्स्ट मॉलिक्यूल, ये सेकंड मॉलिक्यूल और ये थर्ड मॉलिक्यूल। इन तीनों मॉलिक्यूल्स को हम एक साथ यूज करने वाले हैं एक बेंजीन मॉलिक्यूल बनाने के लिए। अब जैसे ही मैंने एसिटिलीन का गैस जो है वो ले लिया और इसको हीट कर दिया, रेड हॉट आयरन ट्यूब, ठीक है, रेड हॉट आयरन ट्यूब। एक आयरन ट्यूब यानी आयरन का रॉड एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा वहां पर। रेड हॉट आयरन ट्यूब यानी इसका टेम्परेचर होगा 873 केल्विन, ठीक है। जैसे ही मैं इन तीनों का 3 मॉलिक्यूल्स को इसके ऊपर अटैच करवाऊंगा, क्या होगा देखिए ध्यान से। यहाँ पर आप ये जो देख सकते हैं, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है इनका शिफ्टिंग शुरू हो जाएगा, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे जनरली ऐसे रिएक्शंस पाए जाते हैं। तो देखिए क्या होगा, ये जो बॉन्ड पेयर है वो यहाँ आकर लोन पेयर, आई मीन बॉन्ड पेयर जो है वो शिफ्ट होकर बन जाएगा बॉन्ड पेयर। सिमिलरली ये बॉन्ड पेयर शिफ्ट होकर यहाँ बन जाएगा बॉन्ड पेयर, और सिमिलरली ये बॉन्ड पेयर शिफ्ट होकर यहाँ बन जाएगा बॉन्ड पेयर। तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए क्या होगा, ये जो CH है उसको मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, करेक्ट। ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड जो है वो दूसरा बॉन्ड बनाने के लिए यूज हो जाएगा, तो 2 बॉन्ड्स बचेंगे। तो मुझे 2 बॉन्ड एज इट इज बनाने चाहिए, आगे वाला कार्बन भी एज इट इज लिखना चाहिए, क्लियरली। ये बॉन्ड जो है वो इसके साथ बनेगा, यानी देखिए ये जो नया वाला बॉन्ड है मैं अलग कलर से दर्शा रहा हूँ, ठीक है, CH के साथ बन रहा है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ CH। यहाँ जो ट्रिपल बॉन्ड है उसका एक बॉन्ड जो है वो आगे बॉन्ड बनाने में यूज हो गया, तो बचे कितने बॉन्ड? सिर्फ 2। तो मैं उन 2 बॉन्ड्स को डिस्प्ले कर रहा हूँ यहाँ पर, इस तरह से CH हो जाएगा, करेक्ट। अब इस CH के जो पाई बॉन्ड है वो इस CH के साथ में सिग्मा बॉन्ड बनने जा रहा है, तो ये नया बॉन्ड फॉर्मेशन है जिसको मैं अलग कलर से बता रहा हूँ, यूं कुछ इस तरह से, है ना। और वो कनेक्ट होगा किससे? CH से कनेक्ट होगा। तो मैं लिख दूंगा भाई हाँ कनेक्ट हो रहा है किससे? CH से। अब वो जो CH है वहां भी ट्रिपल बॉन्ड था, उसका एक बॉन्ड आगे बॉन्ड बनाने के लिए जा रहा है, बचे कितने बॉन्ड? सिर्फ 2 बॉन्ड। तो मैं उसे लिख रहा हूँ कि भाई हाँ ये 2 बॉन्ड बचे हुए, और ये बॉन्ड जब इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो नया बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज ये वाला। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग है इसकी वजह से बन रहा है आपके पास में एक ऑर्डिनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड नथिंग बट बेंजीन रिंग। और हम जानते हैं बेंजीन का सिर्फ यही कंपाउंड नहीं, इसके अंदर रेजोनेंस भी होता है। तो अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर दूं, इसको यहाँ शिफ्ट कर दूं, इसको यहाँ शिफ्ट कर दूं, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मुझे कुछ इस तरह से मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं एक सेकंड के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये बोर्ड का नीचे वाला हिस्सा दिख रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर, है ना, इनके अंदर रेजोनेंस वाला स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखाई देगा।
करेक्ट। तो एसिटिलीन का जब हम ट्राइमराइजेशन यानी 3 मॉलिक्यूल्स को एक साथ हीट करते हैं और ट्राइमर यानी ये कंपाउंड बनाते हैं, तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर भी मिल सकता है या फिर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी आपको मिल सकता है। तो मैं कहूँ दोनों ही टाइप के स्ट्रक्चर मिलेंगे, तो उससे अच्छा मुझे सिर्फ ऐसा लिखना चाहिए कि हमें भाई यहाँ पर बेंजीन का हाइब्रिड मिलेगा, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, चाहे आप ऐसा लिख के आओ, ऐसा लिख के आओ, या फिर आप ऐसा हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर लेके आओ, आपको कोई रॉन्ग दे सकता नहीं है। बस नाम मेंशन कर देना कि यहाँ जो कंपाउंड यूज किया उसका नाम है एसिटिलीन, एसिटिलीन का दूसरा नाम होता है इथाइन, आईयूपीएसी नेम इज इथाइन, कॉमन नेम इज एसिटिलीन, ठीक है। और ये जो कंपाउंड है हमारे लिए तो हमें पता है ये कंपाउंड बहुत ही फेमस है, इसका नाम है बेंजीन। तो इस तरह से भाई बेंजीन को बनाया जाता है लेबोरेटरी में फ्रॉम एसिटिलीन बाय द प्रोसेस ऑफ ट्राइमराइजेशन। ट्राइमराइजेशन का मतलब 3 मॉलिक्यूल्स को यूज करना एक साथ में। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको क्लियर रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ। देखिए अपने सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन का नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जरा। सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन का नाम है फ्रॉम, यानी हम बेंजीन बनाएंगे फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड को ही प्यार से सोडियम बेंजोएट कहा जाता है, सोडियम बेंजोएट कहा जाता है। तो सोडियम बेंजोएट कहो या सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे हम बनाएंगे, और जो टेक्निक यूज हम करने वाले, जो रिएक्शन का टाइप हम यूज करने वाले, उस रिएक्शन का नाम है डी कार्बोक्सिलेशन। क्या यूज करने वाले? डी कार्बोक्सिलेशन। ये टेक्निक का हम इस्तेमाल करेंगे और हम ये रिएक्शन को परफॉर्म करके बेंजीन रिंग बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जनरली टेक्निकल टर्म्स में हम कहें तो ये होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर आप सिंपली समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर किसी मॉलिक्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, अगर ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है तो एक कार्बन की कमी पाई जाएगी अपने प्रोडक्ट में। सिंपल सी बात है ना। अगर आपके रिएक्टेंट में कोई कंपाउंड है और आप रिएक्टेंट का डी कार्बोक्सिलेशन करोगे, यानी आप रिएक्टेंट के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस करवाओगे, तो जाहिर सी बात है रिएक्टेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जब निकल जाएगा वहां से तो एक कार्बन की कमी पाई जाएगी। तो ध्यान से सुनना कि रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन होता है, ठीक है। डी कार्बोक्सिलेशन का एक और मतलब निकलता है कि वन कार्बन एटम डिक्रीजेस, एक कार्बन एटम कम हो जाएगा भाई। ये आपको जरा दिमाग में रखते हुए इस रिएक्शन को सॉल्व करना होगा। अब चलिए शुरू करते हैं आगे और देखते हैं कि सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड से आखिर कैसे बनाया जाएगा, सोडियम बेंजोएट से कैसे बनाया जाएगा बेंजीन रिंग। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाना चाहूंगा कि देखिए बेंजोइक एसिड कैसा दिखाई देता है। तो उम्मीद करता हूं आपको याद होगा, ये रहा बेंजीन रिंग और मैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये बेंजीन रिंग है और ऊपर आ जाएगा अपने पास में C डबल बॉन्डेड टू O सिंगल बॉन्डेड टू OH। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये है बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर। सही बात है। क्या हमें रिएक्शन बेंजोइक एसिड से शुरू करना है? नहीं, हमें तो शुरू करना है सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड से। तो सबसे पहले आपको बेंजोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट बनाना होगा। तो देखिए सॉल्ट बनाने का सिंपल प्रोसीजर क्या होता है, आपको पता है एसिड और जो बेस है आपस में रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है ना। तो सॉल्ट बनाने का टेक्निक क्या है, एसिड अगर है तो उसमें बेस डाल दो और बेस अगर है तो उसमें एसिड डाल दो। आपके पास में यहाँ क्या है, एसिड है, तो इसका अगर सॉल्ट बनाना है तो आपको इसमें क्या ऐड करना होगा, बेस ऐड करना होगा। सही बात है। अब जब यहाँ मैं कह रहा हूं कि सोडियम सॉल्ट बनाना है तो सोडियम वाला बेस ऐड करो, सोडियम वाला बेस ऐड करो यानी NaOH। यही सबसे अच्छा बेस आपको पता है अब तक के स्टैंडर्ड में। NaOH इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये बेस होता है आपको पता है बिकॉज इसमें OH माइनस आयंस प्रेजेंट है, ठीक है, जो एक्वस सोल्यूशन में लिबरेट हो सकता है। खैर अभी अगर हम इसका रिएक्शन करें तो एसिड बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, यानी लॉस ऑफ वाटर आपको दर्शाना चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा, बेस में से हमेशा बेस में से OH लॉस होता है। बेस में से बेटा क्या लॉस होता है, हमेशा याद रखना, OH की कमी हो जाती है बेस में से, ठीक है। तो बेस में से निकलेगा ये OH, उम्मीद करता हूं समझ रहे होंगे, और एसिड में से निकलेगा ये H, ठीक है। अगर ये H और OH अगर आप खींच लो, निकाल दो, तो यहाँ वाटर निकल जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ कि भाई हाँ भाई वाटर निकल गया यहाँ से, क्योंकि एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। अब क्या हो जाएगा जरा चेक करते हैं। बेंजीन रिंग को लिखा जाएगा एज इट इज, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्डेड टू O सिंगल बॉन्डेड टू O, करेक्ट है। H और ये OH तो चलेगा, अब सोडियम भी अकेला बचेगा। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, जब OH और H में से H निकल जाएगा, हमें पता है कि H डेल्टा पॉजिटिव होता है, तो ऑक्सीजन पर चार्ज क्या रह जाएगा, माइनस रह जाएगा ऑफकोर्स, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अंदर कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक है। तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक है तो इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा, ऑक्सीजन खींच लेगा।
जब हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा तो उसके इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी ऑक्सीजन के पास होंगे, इसका मतलब ऑक्सीजन पर चार्ज क्या आएगा बेटा, नेगेटिव। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर Na जो होता है वो पॉजिटिव होता है और OH जो होता है वो माइनस होता है। तो यहाँ पर आपके पास ये नेगेटिव चार्ज है और सोडियम यहाँ पर स्टिक हो जाएगा जिस पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें बेटा तो इसमें आपको एक एनायन दिखाई दे रहा है और एक कैटायन दिखाई दे रहा है ना। तो एनायन और कैटायन जो होता है उसी के कंपाउंड्स को हम कहते हैं सॉल्ट। तो यहाँ पर हमारे पास में प्रोड्यूस हो रहा है सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो मैं एरो पे न्यूट्रलाइजेशन लिख देता हूँ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कि यहाँ पर एसिड और बेस न्यूट्रलाइज होकर सॉल्ट बना रहे हैं और वाटर बना रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सॉल्ट फॉर्मेशन समझ में आया होगा, बहुत ही आसान रिएक्शन है, ठीक है। तो अगर इसका मैं नाम लिखूं इस सॉल्ट का, तो ध्यान से देखिए इस सॉल्ट का नाम हो सकता है सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ कौन सा एसिड, बेंजोइक एसिड। तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। और सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड को ही दूसरे नाम में कहा जाता है सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, ठीक है। तो सोडियम बेंजोएट कह दो या सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड कह दो, एक ही बात है। तो ये हमारे पास में सॉल्ट हो गया तैयार। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि हमको बेंजीन रिंग बनानी है। कहां से बेंजीन रिंग बनानी है, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड से बनाना है। तो अब तक आपने बेंजीन बनाया क्या, नहीं, अब तक तो आपने सिर्फ बेंजोइक एसिड से सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड बनाया। अब सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड से हमें बेंजीन बनाना है, करेक्ट। तो ये फर्स्ट प्रोसेस था कि आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड होना चाहिए, नहीं है तो इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। अब इससे आपको बनाना है बेंजीन, इससे आपको क्या बनाना है, बेंजीन। अब कैसे बनाएंगे ये हमको देखना होगा, तो मुझे इसलिए आपको थोड़ा सा ये बोर्ड रब करना पड़ेगा ऑफकोर्स। अब मैं आपको बताऊंगा सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड से बेंजीन कैसे बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं, लेट अस कंसीडर सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड अगेन। तो देखिए बेंजोइक एसिड और सोडियम सॉल्ट, ध्यान से सुनिएगा, ये रहा बेंजीन, ये रहा C डबल बॉन्डेड टू O, ये रहा O, इस पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव और यहाँ सोडियम लगा हुआ इस पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। तो ये मैंने लिख दिया फटाफट सोडियम बेंजोएट, इसका नाम लिख देता हूँ सोडियम बेंजोएट, सही बात है। चलिए अब इसके अंदर हमें क्या करना होगा, अब ध्यान से सुनिए, आपको इसमें यूज करना होगा सोडा लाइम मिक्सचर। क्या यूज करना होगा आपको, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सोडा लाइम मिक्सचर, ठीक है। अब देखिए सोडा लाइम मिक्सचर क्या होता है, यहाँ पर आपको यूज करना होगा NaOH, NaOH, एक्सेस अमाउंट ऑफ NaOH प्लस लाइम का मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड, करेक्ट। तो जब आप NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड एक साथ यूज करते हो तो इस पूरे मिक्सचर को कहा जाता है सोडा लाइम मिक्सचर। तो आप ध्यान रखना बेटा, सोडा लाइम मिक्सचर का मतलब होता है NaOH प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसमें से NaOH आपको यहाँ पर सबस्ट्रेट के बाजू में लिखना होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एरो पर लिखना होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो एरो पे लिखना होगा और कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, ध्यान से सुनना, इट इज नथिंग बट यूज्ड एज ए कैटलिस्ट। ऐसा अभी के लिए समझ लीजिए। असली काम कौन करता है, NaOH करता है, ये बस एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही काफी आपके लिए। तो याद रखना, दिस इज सोडा लाइम मिक्सचर। जैसे ही आपने सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड में सोडा लाइम मिक्सचर को ऐड कर दिया तो देखना क्या होगा कि यहाँ से ऐसा कुछ रिमूवल हो जाएगा, ठीक है। बहुत जरूरी है समझना बेटा, क्या रिमूव होगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये कुछ इस तरह से यूं रिमूव हो जाएगा, देखो, ठीक है। देखो इस तरह से ये जो ग्रीन पोर्शन है ये पूरा रिमूव हो जाएगा। तो मुझे बताइए अगर ग्रीन पोर्शन पूरा रिमूव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ एक और एक Na है, एक Na है, एक कार्बन है, एक O। कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन, एक कार्बन है, 2 Na है। तो यहाँ सर आपको निकल जाएगा Na2CO3। देखिए Na2CO, Na2CO3 निकल जाएगा। Na2CO3 का नाम होता है वॉशिंग सोडा, ये तो आपने पढ़ाई होगा, वॉशिंग सोडा, या फिर आप सीधे से कह सकते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ये यहां से निकल जाएगा। अब देखो ये निकल गया यहाँ पर, तो बचा क्या है हमारे पास, हमारा बहुत ही प्यारा बेंजीन रिंग बचा हुआ है जिसका ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। NaOH में से NaO निकल चुका है, एक H अकेला बाकी है। तो बताओ बेंजीन और H के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और बेंजीन के ऊपर एक हाइड्रोजन आ गया। मतलब यहाँ पर हम बॉन्ड लाइन लिखेंगे तो इनफैक्ट हाइड्रोजन लिखने की भी हमें कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये बेंजीन रिंग बन गई है। अरे भैया बेंजीन रिंग बन गई है तो हो गया ना, MOP प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन हो गया। हमने सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड से बेंजीन बना लिया। कैसे बना लिया, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड के अंदर हमने सोडा लाइम मिक्सचर ऐड कर दिया। सोडा लाइम मिक्सचर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इसका नाम लिख देता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का जो मिक्सचर होता है उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, सोडा लाइम मिक्सचर कहते हैं। सोडा लाइम मिक्सचर में कैल्शियम ऑक्साइड कुछ नहीं करता बेटा, ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है। असली काम कौन करता है,
सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो देखिए Na2COO Na2CO3 निकल जाएगा यहाँ से साइड प्रोडक्ट बनके, और ये जो H है वो सीधा बेंजीन रिंग से कनेक्ट हो जाएगा, तो ये हमारे पास बेंजीन उस तरह से बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो देखिए कि यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। सर डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब फिर से बता दीजिए। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ तो सही है ना, हमारा जो बेंजीन रिंग है उसमें से एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन गायब हो रहे हैं, CO2 गायब हो रहा है, CO2 निकल रहा है, CO2 निकल रहा है, मतलब डीकार्बोक्सिलेशन वाला फंडा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो जरूर इसे क्या कहेंगे? डीकार्बोक्सिलेशन। और मैंने कहा था कि जब भी डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो सबस्ट्रेट के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, म्हणजे उसके अंदर से एक कार्बन कम हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ना 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, ये 7वां कार्बन है, तो टोटल 7 कार्बन मेरे सबस्ट्रेट में है। जब मैंने रिएक्शन किया तो मेरा जो मेन प्रोडक्ट बना उसमें 1 2 3 4 5 6 ही कार्बन है, और एक कार्बन यहाँ पर दिख रहा है साइड प्रोडक्ट में, मतलब इसमें से एक कार्बन की कमी हो चुकी है, और इसीलिए मैं इस रिएक्शन को डीकार्बोक्सिलेशन मेथड कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेथड समझ में आया होगा। ये मेथड कहाँ से शुरू होता है? सोडियम सॉल्ट से चालू होता है, वहां पर आप NaOH और CO डाल के ये रिएक्शन करते हैं। अगर किसी वजह से आपके पास सोडियम सॉल्ट नहीं है तो मैंने आपको बनाना ऑलरेडी सिखा दिया है। बेंजोइक एसिड ले लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दीजिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर दीजिए, तो आपके पास में सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड या फिर सोडियम बेंजोएट कंपाउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ। देखिए थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है बेंजीन का, वो तो सबसे ज्यादा इजी है, बहुत आसान है। देखिए इट इज फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल से हमें बेंजीन रिंग बनाना है। तो ऑलरेडी आपको पता होगा फिनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ रखा है बहुत बार कि देखिए बेंजीन रिंग अगर होगी, मैं अभी हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना रहा हूँ यहाँ पर सर्कल लिखकर, तो यहाँ पर आ जाएगा OH ग्रुप। ठीक है, इसी को हम कहते हैं फिनॉल। ठीक है ना। अब इस फिनॉल के अंदर से अगर हमको बेंजीन बनाना है, बहुत आसान रिएक्शन, आपको सिर्फ यहाँ पर जिंक मेटल ऐड करना है और उसको हीट कर देना है। देखिए ओजोनोलिसिस में हमने देखा था कि जो ऑक्सीजन दोनों कार्बन के बीच में अटैच्ड होता है उसको रिमूव करने के लिए हम जिंक वाटर का यूज करते हैं, तो वहां पर जिंक बहुत अच्छी तरह से ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है। यही सेम टेक्निक को यूज हम यहाँ कर रहे हैं। फिनॉल के अंदर मैंने जिंक यूज किया, इसको हीट कर दिया, तो जिंक जो है वो फिनॉल को रिड्यूस कर देगा। कहने का मतलब ये है कि जिंक फिनॉल में से ऑक्सीजन को खींच लेगा तो ZnO जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। और अगर बेंजीन से उसने ऑक्सीजन को खींच लिया तो बेंजीन के ऊपर ये जो बचा हुआ H है वही कनेक्ट होगा ना भाई, तो ये बन गया यहाँ पर बेंजीन रिंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से फिनॉल से हमने बेंजीन बना लिया। ये बहुत ही आसानी से सिर्फ जिंक डालना है और हीट करना है, दैट इज इट। इतना सिंपल सा रिएक्शन है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। जी हाँ, यहाँ पर सिर्फ 3 ही MOP है हमारे पास बेंजीन रिंग को बनाने की, सिर्फ 3 MOP है बस। तो उम्मीद करता हूँ इतने अच्छे तरह से आप इतने नोट्स बना लेंगे और अच्छी तरह से लिख लेंगे। चलिए अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं। बेंजीन की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे एंड देन तुरंत हम केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर आ जाएंगे। तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन में सबसे पहली है कि बेंजीन जो है वो कलरलेस होता है। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 353 केल्विन होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 278.5 केल्विन होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये जो बेंजीन रिंग है वो इनसॉल्युबल इन वाटर होती है। बेंजीन के अंदर बेंजीन जो है वाटर के अंदर बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होता है, बल्कि एक ऑयल और वाटर की तरह अलग अलग लेयर की तरह रह जाता है। ठीक है, पर हमने देखा कि बेंजीन रिंग बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होती है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बेंजीन बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा। बेंजीन जो है वो अल्कोहल के अंदर, ईथर के अंदर, या फिर हम कहें क्लोरोफॉर्म के अंदर, ये सभी मॉलिक्यूल्स के अंदर अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट ये है कि बेंजीन रिंग या फिर बेंजीन जो कंपाउंड है वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, हाईली टॉक्सिक टू ह्यूमन नेचर। अगर हम इसको इनहेल करते हैं तो ये हमको अनकॉन्शियस कर सकता है, इतना ज्यादा टॉक्सिक होता है। खैर, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है बेंजीन रिंग की जो आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही आसान है। फटाफट आप इसका नोट ले लीजिए, इसको लिख लीजिए। ठीक है, वीडियो पॉज करके अब हम आगे बढ़ना चाहेंगे और देखेंगे। अब हम शुरू करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखिए अगर हम देखें तो केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी जो है हमें 2 पार्ट में पढ़नी है, ध्यान से सुनिएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज का मैं आपको क्लासिफिकेशन सिखा देता हूँ। 2 पार्ट में पढ़नी है। एक पार्ट जिसमें हम करेंगे एडिशन रिएक्शन, ठीक है, और एक पार्ट जिसमें हम करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए इन दोनों ही रिएक्शन के अपने ही अंदर के क्लासिफिकेशन होता है, बट अभी के लिए ब्रॉडली मैं आपको समझाना चाहूंगा कि बेंजीन रिंग के ऊपर 2 तरह के रिएक्शन किए जाते हैं। एक होता है एडिशन रिएक्शन। देखिए एडिशन रिएक्शन क्या होता है, हमने ऑलरेडी सीखा था कि जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो एडिशन रिएक्शन को अंडरगो करते हैं। इसका मतलब कंपाउंड अगर डबल बॉन्डेड है तो एडिशन रिएक्शन में होने के बाद AR का मतलब होता है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन होने के बाद डबल बॉन्ड विल बिकम अ सिंगल बॉन्ड और 2 नए सिग्मा बॉन्ड जनरेट हो जाएंगे। अगर कंपाउंड के पास ट्रिपल बॉन्ड है और एडिशन रिएक्शन में जाता है, AR का मतलब एडिशन रिएक्शन,
ठीक है, तो यहाँ पर वो पहले डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर से अगर एडिशन रिएक्शन जाएगा तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सभी रिएक्शन जो होता है जहां पर अनसैचुरेटेड से सैचुरेशन, अनसैचुरेशन से सैचुरेशन, इस पॉइंट ऑफ टाइम का कन्वर्जन हो रहा होगा। ध्यान से देखिए, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड, ट्रिपल बॉन्ड बिकम्स डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बिकम्स सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड की तरफ अगर रिएक्शन जाता है तो ऐसे सभी रिएक्शंस को हम मोस्टली एडिशन रिएक्शन के अंदर क्लासिफाई कर देते हैं। उम्मीद करता हूं ये आपको ऑलरेडी पता होगा। दूसरा देखिए, अगर हम समझे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। मान लेते हैं हमारे पास ये कोई बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग जो है उसके ऊपर यहाँ पर इस पोजीशन पर हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक, अब मैंने यहाँ पर कोई रिएक्शन किया, मान लेते हैं अपने पास में सबस्ट्रेट है ए, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद आपको ये कंपाउंड ऐसा कुछ दिखाई देने लगेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि H है ना वो रिमूव हो रहा है और A उसके जगह पर आ रहा है। तो H एलिमिनेट हो जाएगा और A उसके जगह पर आ जाएगा, यानी डिस्प्लेस हो जाएगा। H हट जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, A हट जाएगा, A आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहां से कुछ निकल रहा है तो उसी की जगह पर कुछ तो आ रहा है। ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेंजीन जो है वो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडर को करता है। अगर हम इसमें ही बात कर रहे हैं एडिशन रिएक्शन में, तो बेंजीन जो है उसके पास में इस तरह से ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है। तो अगर किसी वजह से मैं रिएक्शन करता हूं और ये ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड गायब हो जाते हैं, इसका मतलब ये जो डबल बॉन्ड ब्रेक होकर के नए दो सिंगल बॉन्ड बन गए, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर के नए दो सिंगल बॉन्ड बन गए और ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर भी नए दो सिंगल बॉन्ड बन गए। अगर ऐसा कुछ रिएक्शन होता है तो ऐसे रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो बेंजीन के ऊपर दो तरह की रिएक्शन पॉसिबल है। या तो आप बेंजीन के डबल बॉन्ड्स को ब्रेक करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दीजिए और उसके वजह से दो नए बॉन्ड्स और फॉर्म होंगे। ऐसे रिएक्शन जहां पर अनसैचुरेशन पार्ट ऑफ द बेंजीन रिंग गेट्स कन्वर्टेड इनटू सैचुरेशन पार्ट ऑफ द बेंजीन रिंग, ऐसे सभी रिएक्शंस को हम कहेंगे एडिशन रिएक्शन। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि बेंजीन के ऊपर जो हाइड्रोजन अवेलेबल है उस हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस कर देता हूं किसी और फंक्शनल ग्रुप से या किसी और केमिकल ग्रुप से। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो कंपाउंड बन रहा है ये डेरिवेटिव ऑफ ये कंपाउंड बनेगा। या फिर मैं सिंपल भाषा में कहूँ, हाइड्रोजन को अगर आप रिप्लेस करते हो बेंजीन रिंग से, अभी भी यहाँ ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, बाद में भी यहाँ पर ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ही रहेगा। मतलब आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर यहाँ पर सैचुरेशन को चेंज नहीं कर रहे हो। देखो यहाँ पर अगर ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है तो इसमें भी ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ही रहेगा। तो ऐसे रिएक्शन जहां पर आप सैचुरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं ला रहे हो या अनसैचुरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं ला रहे हो या फिर डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड को कन्वर्ट नहीं कर रहे हो, तो ऐसे सभी रिएक्शंस को हम क्या कह सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दो तरह के रिएक्शन है जो बेंजीन रिंग को अंडरगो करेगा, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन। उसमें से हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो बेंजीन होता है, बेंजीन एडिशन रिएक्शन की तरफ नॉट फेवरेबल होता है। बेंजीन हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ फेवरेबल बिहेवियर बताता है। इसका मतलब बेंजीन वांट्स टू अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एवरी टाइम, बट बेंजीन विल नॉट वेरी इजीली अंडरगो एडिशन टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है और हम जानते हैं एरोमेटिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज एलिफेटिक कंपाउंड जैसी नहीं होती है। हमने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से देखा था कि एलिफेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर क्या डिफरेंस बिटवीन होते हैं। हमने देखा था कि एलिफेटिक कंपाउंड्स को एडिशन रिएक्शन में जाना पसंद है, सब्स्टिट्यूशन में जाना पसंद नहीं है। अब बेंजीन रिंग है उसमें भी डबल बॉन्ड होता है, मैं मानता हूं, लेकिन उसके डबल बॉन्ड का कैरेक्टर नॉर्मल एलिफेटिक कंपाउंड से बहुत अलग होता है। ठीक है, तो बेंजीन रिंग जो है उसको एडिशन रिएक्शन में जाना पसंद नहीं है। तो बेंजीन रिंग जो है वो एडिशन टाइप की रिएक्शन बताता है, पर वो रिएक्शन नॉट फेवरेबल है। मतलब बहुत स्लोली होंगे या फिर बहुत विगरस कंडीशन में होंगे या बहुत स्पेशल कंडीशन पे होंगे, स्पॉन्टेनियसली वो रिएक्शंस नहीं होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा हो। स्पॉन्टेनियसली का मतलब है अपने आप या बहुत आसानी से वो रिएक्शन अपने आप नहीं होते हैं। इनफैक्ट अगर बेंजीन रिंग को मैं सब्जेक्ट कर दूं सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए, तो बेंजीन रिंग जो है उसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ रिएक्शन बहुत अच्छी तरह से होगी, क्योंकि वो फेवरेबल कंडीशंस है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं एडिशन रिएक्शन से, फिर धीरे धीरे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी आएंगे। तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर हम शुरू करने जा रहे हैं नंबर 1, दैट इज एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। कुछ चीजें जो याद रखनी है, नॉन फेवरेबल रिएक्शन से एडिशन रिएक्शन बेंजीन रिंग अंडरगो नहीं करता है, दे ऑकर एट ओनली स्पेशल कंडीशंस। ठीक है, और कुछ ही रिएक्शंस पॉसिबल है, सभी रिएक्शंस पॉसिबल भी नहीं होते। और नंबर 3 जो पॉइंट याद रखना है वो है एडिशन रिएक्शन के दौरान अनसैचुरेटेड पार्ट जो है वो सैचुरेटेड पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड बनने की कोशिश करेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स आपको दिमाग में रहेंगे। चलिए फर्स्ट रिएक्शन शुरू करते हैं इस कैटेगरी के अंदर, जिसका नाम है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन ऑफकोर्स हम किसका करेंगे, बेंजीन रिंग का क्लोरीनेशन करेंगे। तो चलिए आ जाओ फटाफट देख लेते हैं कि भाई ये रहा हमारे पास में बेंजीन रिंग। लेट मी राइट ऐसा कुछ, मैं अच्छी तरह से जरा बेंजीन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम रेजोनेटिंग हाइब्रिड कंसीडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो कंसीडर करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि डबल बॉन्ड्स कहाँ हैं और सिंगल बॉन्ड्स कहाँ हैं। दैट इज वाई यहाँ पर मैं किसी भी एक पर्टिकुलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को उठा रहा हूँ और उस पर हम ये रिएक्शन कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये है बेंजीन रिंग हमारे पास में और ये बेंजीन रिंग के ऊपर मैंने कर दिया है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन यानी Cl2,
हमेशा डायटोमिक होता है। तो देखिए अगर क्लोरीन का आप रिएक्शन करोगे, याद रखना यहाँ पर आपको जो कंडीशन लगेगी वो लगेगी आपको यूवी लाइट। क्या रखना है आपको? यूवी लाइट, ठीक है, या फिर आप यूज कर सकते हैं सनलाइट, ठीक है, या फिर पेरोक्साइड यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हाई टेम्परेचर यूज कर सकते हैं। ये सभी रिएक्शंस हैं, ठीक है, ये सभी कंडीशंस है। किसी भी एक कंडीशन में ये रिएक्शन हो जाएगा, तो मैंने मान लेते यूवी लाइट कंडीशन रखी है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर होता है एडिशन रिएक्शन, यानी क्या डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप बहुत अच्छे से समझे तो ये जो क्लोरीन है इस डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा। तो मैं बाकी का मॉलिक्यूल जो है वो पूरी तरह से एज इट इज लिख देता हूँ कि भाई हाँ कुछ यूं इस तरह से हमारे पास में ये मॉलिक्यूल है। अब ये जो डबल बॉन्ड है उसमें से सिंगल बॉन्ड में एज इट इज रखता हूँ, डबल बॉन्ड का जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है बिकॉज इट इज अ वीक बॉन्ड। तो जैसे हमें पता है कि पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो दो नए सिग्मा बॉन्ड्स भी जनरेट होते हैं और दोनों ही सिग्मा बॉन्ड्स पर एक क्लोरीन जाएगा। तो एक क्लोरीन यहाँ जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ जाएगा। तो आप देख सकते हैं अनसैचुरेटेड पार्ट जो है यानी डबल बॉन्ड जो है वो सैचुरेटेड पार्ट यानी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है। एक पाई बॉन्ड टूटने से दो नए सिग्मा बॉन्ड जनरेट हो रहे हैं। दो क्लोरीन है तो एक इस सिग्मा बॉन्ड पर जाएगा और एक इस सिग्मा बॉन्ड पर जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर दो क्लोरीन लग रहे हैं। सिमिलरली ये एक मॉलिक्यूल था जो यहाँ पर अटैक कर रहा है। उसी की तरह अगर यहाँ पर बेटा दो मॉलिक्यूल होते तो एक पूरा मॉलिक्यूल यहाँ अटैक करता, दूसरा पूरा मॉलिक्यूल यहाँ अटैक करता। सिमिलरली अगर यहाँ पर तीन मॉलिक्यूल होते तो तीसरा पूरा मॉलिक्यूल यहाँ अटैक करता। इसका मतलब तीन क्लोरीन यूज करोगे तो दो क्लोरीन इनके अक्रॉस ऐड होंगे, दो क्लोरीन इनके अक्रॉस ऐड करें और दो क्लोरीन इनके अक्रॉस ऐड करो क्योंकि डबल बॉन्ड बिकम सिंगल बॉन्ड। सिमिलरली तो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है वो टूट जाएगा, यहाँ पर भी एक क्लोरीन ऐड होगा, यहाँ पर भी एक क्लोरीन ऐड होगा, ये जो है वो भी टूट जाएगा बेटा, यहाँ पर भी एक क्लोरीन ऐड होगा और यहाँ पर भी एक क्लोरीन ऐड होगा, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान से सुनिए बेटा, बेंजीन रिंग के अक्रॉस एक दो तीन पाई बॉन्ड्स हैं। तीन पाई बॉन्ड्स के लिए हमें 6 क्लोरीन लगता है क्योंकि एक पाई टूटने पे दो बॉन्ड बनते हैं। तो दो क्लोरीन कंज्यूम करता है एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड 4 क्लोरीन कंज्यूम करेगा और तीन पाई बॉन्ड 6 क्लोरीन को कंज्यूम करेगा। 3 to 6 क्लोरीन दे हैव कंज्यूम्ड एंड दे हैव मेड इट इनटू दिस कंपाउंड, करेक्ट। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो ये बेंजीन है, एरोमेटिक है क्योंकि इसमें ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है और हकल्स रूल फॉलो कर रहा है। यहाँ पर तो ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है ही नहीं भाई, और यहाँ पर अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो ये कंपाउंड तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा ना। नॉन एरोमेटिक हो गया बेटा, ये कंपाउंड जो है वो नॉन एरोमेटिक बन गया। तो इस तरह से आपने एरोमेटिसिटी को गायब कर दिया, एरोमेटिक कैरेक्टर को खत्म कर दिया। जब आप क्लोरीनेशन करते हो डबल बॉन्ड बिकम सिंगल बॉन्ड होता है, एडिशन रिएक्शन होता है, तो एरोमेटिक कंपाउंड अपना एरोमेटिक नेचर ही खो देता है। इसलिए जो रिएक्शन है बेंजीन रिंग में थोड़े से अनफेवरेबल होते हैं या फिर डिफिकल्ट होता है करना। दीज रिएक्शंस आर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू परफॉर्म, बट एनीवे हमने यहाँ पर ये बोर्ड पर किया है तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं, हमने फटाफट रिएक्शन लिख दिया। यूवी लाइट के प्रेजेंस में 6 क्लोरीन यूज होंगे और हर कार्बन पर एक क्लोरीन आएगा, ये आपको समझना है। इसका जो नाम है वो आपको बहुत ध्यान से सुनना है। ये जो कंपाउंड है सबसे पहले इट इज नॉट अ बेंजीन रिंग, इट्स अ नॉर्मल कंपाउंड हैविंग साइक्लोहेक्सेन रिंग, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन नहीं है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा क्लोरो 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 हेक्सा क्लोरो हुआ, हेक्सा क्लोरो साइक्लो हेक्सेन, हेक्सा क्लोरो साइक्लो हेक्सेन, ये कंपाउंड का नाम है। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस कंपाउंड के बारे में बताता हूँ। हेक्सा क्लोरो साइक्लो हेक्सेन इज अ वेरी फेमस कंपाउंड एंड वेरी फेमसली इट इज कॉल्ड एज, यानी मैं यहाँ पर लिखता हूँ फेमस नेम। हेक्सा क्लोरो साइक्लो हेक्सेन का फेमस नेम होता है बेंजीन, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। याद रखिए बेटा, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, करेक्ट। उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, ठीक है। यानी मैं सिंपली कहूं तो BHC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। अब देखिए फेमस नेम का यही कुछ फंडा है, थोड़ा सा अजीब नाम है। देखिए मैंने आपसे कहा कि ये कंपाउंड बेंजीन नहीं है, फिर भी इसके नाम में आपने बेंजीन शब्द यूज किया है। एक्चुअली बेंजीन हेक्सा क्लोराइड का मतलब क्या पता है? 6 क्लोरीन वाला कंपाउंड जो बेंजीन से मिलता है, 6 क्लोरीन वाला कंपाउंड जो बेंजीन से मिलता है, उस कंपाउंड को फेमसली कहा जाता है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। पर आपको पता होना चाहिए कि अगर आप क्लोरीन 6 क्लोरीन अगर बेंजीन में ऐड करोगे तो वो बेंजीन नहीं रहेगा भाई, साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। तो फेमस नेम का कोई लॉजिक नहीं होता, ऐसे ही बनाया जाता है। तो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, ये BHC जो हमने लिखा है, इसके अंदर बेंजीन रिंग नहीं होती है। ये ट्रिक क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये असली नाम होता है हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ये उसका असली नाम है, ठीक है। खैर अभी इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं इस कंपाउंड को? क्योंकि भाई ये जो कंपाउंड है आपके पास में है हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, या बहुत फेमसली अगर मैं कहूँ BHC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, ये जो कंपाउंड है इसके टोटल 21 आइसोमर्स पॉसिबल है, ठीक है। सर कैसे आइसोमर्स पॉसिबल है? 21 आइसोमर्स
इसके लिए हम लोग को स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा बहुत ही ज्यादा डिटेल में। तो देयर आर 21 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स पॉसिबल ऑफ द सेम स्ट्रक्चर। आइसोमर्स का मतलब आपको पता ही होगा, देयर आर 21 आइसोमर्स पॉसिबल। तो सर और क्या खास बात है? और खास बात यह है कि 21 आइसोमर में से एक आइसोमर हमें पकड़ना है, सिर्फ एक आइसोमर, जिसका नाम है गामाक्सेन। क्या नाम है? गामाक्सेन, GMMAXANE, गामाक्सेन। ठीक है, और गामाक्सेन का ही दूसरा नाम होता है लिंडेन। लिंडेन, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, जिसी का दूसरा नाम होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इस कंपाउंड के कितने आइसोमर्स पॉसिबल है? 21 आइसोमर पॉसिबल है। 21 में से आपको सिर्फ एक आइसोमर उठाना है। कौन सा आइसोमर उठाना है? गामाक्सेन। और गामाक्सेन का ही दूसरा नाम क्या होता है? लिंडेन। तो ये जो कंपाउंड है बहुत ही बढ़िया इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड, ठीक है, यानी ये इंसेक्ट्स मारने में काम आता है। बहुत जगह हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, इनफैक्ट आप पेस्टिसाइड की तरह भी यूज कर सकते हैं, पेस्ट्स को मार सकता है। तो पेस्टिसाइड की मैं यहाँ पर बात कर देता हूँ। तो ये जो कंपाउंड है गामाक्सेन और लिंडेन बहुत ही बढ़िया पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का काम करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत हाई लेवल पे इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए मैं समझ सकता हूँ आपकी बात कि आपको इतने सारे नाम याद रखने में कंफ्यूजन हो रहा होगा। देखिए ऑर्गेनिक का यही फंडा है, हर कंपाउंड के एक 3-4 नाम तो हमेशा पॉसिबल होते ही है। आपको धीरे धीरे करके नोट्स बनाते हैं और बार बार रिवाइज करोगे तो आपको याद रह जाएगा कि साइक्लोहेक्सेन होना चाहिए, 6 क्लोरीन है। तो हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन का दूसरा नाम होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड में बेंजीन ही नहीं होता है, याद रखना, ठीक है। और इसी का 21 में से एक आइसोमर उठाओगे जिसका नाम है गामाक्सेन। गामाक्सेन का दूसरा नाम होता है लिंडेन। और ये जो लिंडेन है भाई इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर रहा होगा, ठीक है। चलिए अब अगले रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, वो भी एडिशन रिएक्शन ही है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने क्लोरीनेशन कंप्लीट कर दिया। अगला रिएक्शन हम देखते हैं क्या है। और अगला रिएक्शन देखिए, आप देख सकते हैं सेम कैटेगरी का एडिशन रिएक्शन क्या मैं करने जा रहा हूँ, हाइड्रोजीनेशन, हाइड्रोजीनेशन ऑफ बेंजीन। तो देखिए यहाँ पर मैंने बेंजीन ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ है, एरोमेटिक कंपाउंड है ऑफ कोर्स, है ना। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है इसमें हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। तो देखो बेटा हमें पता है कि एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अगर आप ऐड करोगे तो डबल बॉन्ड बिकम सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर भी एक एच ऐड होगा और यहाँ पर भी एक एच ऐड होगा, सही बात है। उसी तरह से 3 डबल बॉन्ड्स अगर प्रेजेंट है तो एक डबल बॉन्ड के लिए एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लगता है, 2 डबल बॉन्ड के लिए 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लगेंगे, 3 डबल बॉन्ड के लिए 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लगेंगे कि नहीं। यहाँ पर इस तरह से हमने कर दिया। तो सारे के सारे डबल बॉन्ड्स विल बिकम सिंगल बॉन्ड और हर एक कार्बन पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। जैसे इसके अक्रॉस अगर हाइड्रोजन ऐड होगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा। तो मुझे बताओ ये जो CH है इसके ऊपर एक हाइड्रोजन आएगा तो क्या बन जाएगा, CH2। यहाँ पर जो CH है उसके पास एक हाइड्रोजन आएगा तो क्या बन जाएगा, CH2। डबल बॉन्ड का क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। सिमिलरली ये तो ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड ही है। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन ऐड होगा तो ये हो जाएगा CH2, सही है। यहाँ पर डबल बॉन्ड का हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, इसके ऊपर भी एक एच होगा तो ये हो जाएगा CH2। इस तरह से अगर आप देखें तो सभी के सभी जो कार्बन है वो CH2 बन जाएंगे और इस तरह से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखिए ये जो कंपाउंड है नथिंग बट साइक्लोहेक्सेन, ये कंपाउंड का नाम है साइक्लोहेक्सेन, सही बात है। और ये जो कंपाउंड है वो नॉन एरोमेटिक है। तो मैंने वही कहा था एडिशन रिएक्शन करने पे एरोमेटिक कंपाउंड अपना नेचर लूज कर देते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है, इसीलिए वो नॉन फेवरेबल कंडीशन होती है। खैर हाइड्रोजनेशन हम कर सकते हैं बेंजीन, जिनका बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। बट याद रखना ये जो रिएक्शन है विगरस कंडीशन पर होता है, तो हाइड्रोजनेशन करना इतना आसान नहीं है। हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा निकल का कैटलिस्ट और यूज करना पड़ेगा 453 से 473 केल्विन तक का टेम्परेचर। तो याद रखना ये रिएक्शन इतने हाई टेम्परेचर पर होता है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको याद रहेगा। दिस इज हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन, बहुत ही आसान है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, आसान रिएक्शन, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब चलिए तीसरा और सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन की तरफ हम बढ़ना शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये लिखा होगा, मैं रब कर देता हूँ, नहीं लिखा है तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं या फिर आप रब करके बैक जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा रिएक्शन देखते हैं, बहुत ही जबरदस्त रिएक्शन मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। देखिए रिएक्शन नंबर 3 हम करने वाले हैं ओजोनोलिसिस ऑफ बेंजीन। जी हाँ, हम करने वाले हैं ओजोनोलिसिस ऑफ बेंजीन। तो थोड़ा सा मैं आपको पहले ओजोनोलिसिस रिवाइज करवा देता हूँ। यहाँ देख लीजिए, अगर आपके पास में डबल बॉन्डेड कंपाउंड है और आप इसमें ओजोन ऐड करते हैं O3, तो याद कीजिए मैंने आपको कैसे सिखाया था। मैंने कहा था कि ओजोनोलिसिस बहुत ही स्पेशल रिएक्शन है। ये 2 भाई और ये 3 लड्डू है, हमको बांटना है 2 भाइयों में 3 लड्डू को। तो हम कैसे बांटते हैं, ये जो डबल बॉन्ड है उसको रिमूव कर दीजिए आप पूरी तरह से, करेक्ट। 3 लड्डू कैसे बांटेंगे, एक लड्डू इस भाई को जाएगा, एक लड्डू इस भाई को जाएगा और एक लड्डू इन दोनों भाई को जाएगा, सही। घर का मामला है, यहाँ पर इस तरह से ओजोनाइड बन जाएगा, सही बात। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पर हमारे पास ओजोनाइड बन रहा है। फिर जब हम इसके अंदर जिंक और वाटर ऐड करते हैं, जिंक और
वाटर जब हम इसमें ऐड करते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर है ओजोनाइड इसका ब्रेकिंग होता है और ओजोनाइड स्ट्रक्चर ब्रेक होता है। आपको पता है, मैंने बताया था आपको ओजोनाइड कैसे ब्रेक होगा। मैंने कहा था ये लड्डू जो है जो दोनों भाई के बीच में बटा हुआ है ये जिंक लेके जाएगा, ये कंपाउंड अलग बन जाएगा, अल्डिहाइड या कीटोन बन सकता है। सिमिलरली ये भी कंपाउंड अलग बन जाएगा, अल्डिहाइड कीटोन बन सकता है। तो यहाँ पर अल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी बन सकता है, ये भी अल्डिहाइड भी बन सकता है या तो कीटोन भी बन सकता है। ये जो ऑक्सीजन है वो जिंक लेके जाएगा, जिंक ऑक्साइड बनाएगा। इस तरह से हमने ओजोनाइड से सीखा था। तो हमने क्या देखा था कि एक डबल बॉन्ड जो होता है उसके लिए हमें एक ओजोन मॉलिक्यूल चाहिए। हमारे पास में बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, लेट अस अंडरस्टैंड। ठीक है, मैं अच्छी तरह से लिखने की कोशिश करता हूं। ठीक है, देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, यहाँ 1, 2 और 3 डबल बॉन्ड्स है। तो हमें कितने ओजोन चाहिए होंगे? एक डबल बॉन्ड के लिए 1 ओजोन, तो 3 डबल बॉन्ड के लिए 3 ओजोन, 3 ओजोन यानी टोटल 9 ऑक्सीजन एटम्स चाहिए। 3 ओजोन का मतलब टोटल 9 ऑक्सीजन एटम्स चाहिए। और इसको सॉल्व करते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। आपको डबल बॉन्ड नहीं लिखना है क्योंकि डबल बॉन्ड हट जाएगा, उसके क्रॉस ऑक्सीजन ऐड होंगे। तो जहां पे भी डबल बॉन्ड है आपको नहीं लिखना है। देखो ये वाला डबल बॉन्ड आप नहीं लिखेंगे, तो आप यहाँ CH लिखेंगे, यहाँ CH लिखेंगे, दोनों का डबल बॉन्ड आप नहीं लिखेंगे। फिर आप ये दोनों CH लिखेंगे। सिंगल बॉन्ड आपको लिखना है, सही है। ये डबल बॉन्ड आप नहीं लिखेंगे, ये सिंगल बॉन्ड आपको लिखना है, ये डबल बॉन्ड आप नहीं लिखेंगे, आपको सिर्फ सिंगल बॉन्ड लिखना है। कुछ इस तरह से, उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए आप ओजोन बांटते हैं। तो O3 जब इसके अक्रॉस बटेगा तो 3 ऑक्सीजन बटेंगे इसके अक्रॉस। कैसे बटेंगे? एक ऑक्सीजन इसको मिलेगा, एक ऑक्सीजन इसको मिलेगा और एक ऑक्सीजन इन दोनों को मिलेगा, कुछ इस तरह से। और ये देखो एक ओजोनॉइड टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है, सही बात। सिमिलरली जब ओजोन इस मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा कैसे होगा? एक ऑक्सीजन इस पर बटेगा, एक ऑक्सीजन इस पर बटेगा और एक इन दोनों के अंदर बटेगा, कुछ यूं इस तरह से। और ये आपको ओजोनाइड बनाना होगा। सिमिलरली जब तीसरा ओजोन मॉलिक्यूल यहाँ अटैक करेगा तो कैसे अटैक करेगा? एक ऑक्सीजन यहाँ होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ होगा और एक इन दोनों के बीच में होगा। ये भी ओजोनाइड बन रहा होगा कुछ इस तरह से। तो उम्मीद करता हूँ आपको मैं समझा पा रहा हूँ कि किस तरह से एक ओजोन मॉलिक्यूल एक डबल बॉन्ड को अटैक करेगा, दूसरा ओजोन मॉलिक्यूल दूसरे को और तीसरा ओजोन मॉलिक्यूल तीसरे को। तो इस तरह से टोटल 9 ऑक्सीजन एटम जो है वो डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड हो जाएंगे। ठीक है, किस तरह से ऐड हो जाएंगे हमने ऑलरेडी ओजोनोलिसिस में सिखा ही है, मुझे बार बार एक ही चीज बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये ऑलरेडी पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी 9 ऑप्शन को मैंने यूटिलाइज कर लिया। चलिए अब बारी है जिंक और वाटर की। जैसे बेटा हम जिंक और वाटर ऐड करते हैं तो एक जिंक और वाटर सिर्फ एक ऑक्सीजन को रिमूव करता है जो इन दोनों के बीच में बटा हुआ है। सिमिलरली इन दोनों के बीच में भी एक है और इन दोनों के बीच में भी है। तो देयर आर हाउ मेनी जिंक मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड? 3 एंड हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड? 3। तो क्या होगा, जिंक जो है वो सबसे पहले इस ऑक्सीजन को रिमूव करेगा, फिर इस ऑक्सीजन को रिमूव करेगा और इस ऑक्सीजन को रिमूव करेगा, बिकॉज ये सभी ऑक्सीजन 2 कार्बन के बीच में बटे हुए हैं। तो ये 3 ऑक्सीजन रिमूव कौन कर देगा? देखिए सर्कल बता के मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से बॉन्ड ब्रेक होंगे, सही बात है। तो यहाँ पर देखिए 3 बार ZNO निकल जाएगा। अब बॉन्ड्स कैसे ब्रेक होंगे? अब देखिए ये ऐसा ब्रेक होगा, कुछ ध्यान से सुनिएगा बेटा, इसका ब्रेकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझते चलना होगा। ठीक है, ये कार्बन ये ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा इस तरह से, देखिए कुछ इस तरह से। सिमिलरली ये बॉन्ड भी तो ब्रेक होगा। यहां पर देखिए आप इस रीजन के लिए देखिए ये इस तरह से, ये देखिए ब्रेक हो रहा है। सिमिलरली ये भी तो ब्रेक होगा, ऐसे 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 ऐसे, है ना। सिमिलरली यहां से ब्रेक कर दीजिए। हाँ देखिए, अगर आप देखें बहुत ध्यान से तो किस तरह से ब्रेकिंग हो रही है। आप देखिए ये देखिए पूरा मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल बन रहा है ना। ये पूरा मॉलिक्यूल देख लीजिए, ये दूसरा मॉलिक्यूल बन रहा है और ये पूरा देख लीजिए, ये इस तरह ये तीसरा मॉलिक्यूल बन रहा है। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। थोड़ा सा टीडियस दिखाई देता है नहीं, बहुत आसान है, सिर्फ आपको बॉन्ड्स ब्रेक करने अच्छे से आना चाहिए ओजोनाइड के अंदर। तो अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है इसको मैं होल्ड करता हूँ। क्या लिखा है? CH। ठीक है, CH लिख देता है, सिंगल बॉन्डेड टू CH। ठीक है, सिंगल बॉन्डेड टू CH लिख देता है। इस CH के ऊपर एक ऑक्सीजन है, हाँ भाई इस CH के ऊपर एक ऑक्सीजन है, इस CH के ऊपर भी एक ऑक्सीजन है, हाँ भाई इस CH के ऊपर भी ऑक्सीजन है। तो अगर मैं इसको ध्यान से लिखूं तो ये जो CH है इसी का मतलब ऐसा कुछ होगा, सिंगल बॉन्डेड टू सिंगल बॉन्डेड टू। अब इसको कंप्लीट करने के लिए डबल बॉन्ड चाहिए, इसको भी डबल बॉन्ड चाहिए, यहाँ भी डबल बॉन्ड कर दो, यहाँ भी डबल बॉन्ड कर दो, ये एक यूनिट मिल रहा है। सिमिलरली सेम टू सेम ऐसा यूनिट मिलेगा, सेम टू सेम ऐसा यूनिट मिलेगा, यानी यही यूनिट कितनी बार मिलता है? 3 बार मिल रहा है। अब इस कंपाउंड को ध्यान से देखो तो इसको एक्चुअली ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना, CHO, क्योंकि दोनों ही अल्डिहाइड ग्रुप है, दोनों आपस में कनेक्टेड है, तो ऐसे लिखा जा सकता है
सही बात है। तो ये लिखो कोई रॉन्ग नहीं दे सकता। खैर इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, हम नामकरण कर लेते हैं बेटा। ये जो है हमारे पास में बेंजीन, और ये जो इतना बड़ा हमने लिखा है खिचड़ी जैसा मॉलिक्यूल, इसका नाम है ओजोनॉइड। ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हैं भाई कि कंपाउंड क्या बनेगा। देखिए अगर हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करें तो 2 ही कार्बन आएंगे। 2 कार्बन है तो भाई मैं कह दूंगा ईथ। सिंगल बॉन्ड है तो मैं कह दूंगा एन। सही है। अल्डिहाइड है और ये भी अल्डिहाइड है। अब जब दोनों ही फंक्शनल सेम है तो मैं कहूँ ये रिपीटेड फंक्शनल ग्रुप का केस है। तो अल्डिहाइड अल डाई अल हो जाएगा। तो डाई अल हो जाएगा तो दोनों ही 1 और 1 2 पे ही है, यानी टर्मिनल ये, तो 1 और 2 लिखने की जरूरत है। मैं लिख सकता हूँ डाई अल, AL अल। सही बात है। और देखिए डी और ई क्लैश भी नहीं हो रहा तो ई रिमूव नहीं करना, तो ये हो जाएगा इथेन डायल। इस कंपाउंड का IUPAC में हो जाएगा इथेन डायल। इस कंपाउंड का मैं चाहूँ तो आपको कॉमन नेम भी बता सकता हूँ, जिसका नाम होता है ग्लाइऑक्सल। ये जो कंपाउंड है हमारे पास में, जब 2 अल्डिहाइड ग्रुप आपस में कनेक्टेड होते हैं सिंगल बॉन्ड से, तो इसे हम सिंगल बॉन्ड से जरूर, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ग्लाइऑक्सल। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि इथेन डायल कह दूं या ग्लाइऑक्सल कह दूं, ये 3 बार बनेंगे, 3 मॉलिक्यूल बनेंगे जब बेंजीन रिंग के अंदर आप ओजोनोलिसिस करोगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ओजोनोलिसिस ऑफ बेंजीन समझ में आया होगा। ये भी एक टाइप का ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह सकते हैं या फिर एडिशन रिएक्शन है, जहां पर डबल बॉन्ड बिकम सिंगल बॉन्ड, है ना। ये सब डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं कि नहीं, दैट इज व्हाई। तो इसी के साथ में भाई मैंने एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग खत्म कर दिया है। 3 ही रिएक्शन थे एडिशन में। अब आने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग, इस चैप्टर का हार्ट, पूरे हाइड्रोकार्बन चैप्टर का हार्ट इसके बाद के लेक्चर में आने वाला है, जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो उसको मैं बहुत बहुत अच्छी तरह से सिखाऊंगा, बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा, एकदम प्यार से पूरा चीज सीखेंगे, एक भी कंसेप्ट नहीं छोड़ूंगा, सारी चीज सिखाऊंगा। पर उसके लिए आपका फंडा स्ट्रांग होना चाहिए। फंडा स्ट्रांग होना चाहिए यानी आपका बेंजीन का नॉलेज बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपको बेंजीन के बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए कि हाँ भाई रेजोनेंस क्या होती है, रेजोनेंस कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूमते हैं, आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए, हाइब्रिड बनाने आना चाहिए, है ना। तो ये सब हमने ऑलरेडी कहाँ सीखा है, 14 चैप्टर यानी बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये चैप्टर हमने ऑलरेडी रेजोनेंस में सीखा हुआ है कि पॉजिटिव रेजोनेंस क्या होता है, नेगेटिव रेजोनेंस क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने वहां सीख रखी है। तो मैं चाहता हूँ आप घर से रिवाइज करके रखिए। मैं यहाँ पर भी कोशिश करता हूँ कि आपको रिवाइज करवा पाऊँ, पर आप घर से रेजोनेंस का फंडा बहुत बहुत अच्छी तरह से लर्न करके रखिएगा, ठीक है। अगर वो रेजोनेंस का फंडा आपका सही है तो आगे समझने में सब चीजें आसान हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर रहा होगा। आप इतना लिख लीजिए, अच्छी तरह से नोट्स बना लीजिए, सारी चीजें को याद रखते हुए चलना, और नाम लिखने में गलती मत करना भाई। IUPAC और कॉमन नेम बहुत ध्यान से लिखते रहना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो हेलो स्टूडेंट्स, GOC में लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। और वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स इफेक्ट आते हैं, है ना। और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का पता लगता है ज्यादा है या कम है, और उसी की वजह से हमको मैकेनिज्म समझ में आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट 2 तरह के होते हैं, टेम्पररी एंड परमानेंट। हमने परमानेंट इफेक्ट शुरू किए थे। परमानेंट इफेक्ट के अंदर नंबर 1 इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में मैं आपको सारी नॉलेज दे चुका हूँ, उसके एप्लीकेशन भी आपको सिखा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने लर्न किया होगा, ठीक है। अब आज के लेक्चर में हम सीखेंगे सेकंड परमानेंट इफेक्ट, दैट इज रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, रेजोनेंस इफेक्ट भी कह सकते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट भी कह सकते हैं। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट को आई इफेक्ट कहते हैं, या उसको ट्रांसमिशन इफेक्ट या टी इफेक्ट भी कहा जाता है। उसी तरह से रेजोनेंस इफेक्ट को बोलना होगा तो आर इफेक्ट कहूंगा, और मेसोमेरिक इफेक्ट ऐसा बोलना होगा तो एम इफेक्ट कहूंगा। दोनों एक ही बात है, ठीक है। अभी देखिए इसको हम लोग स्टडी करते हैं एक करके कि व्हाट इज रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है, कि रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात कि रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है। इट इज ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है, ट्रांसफर है, या फिर ट्रांसफर से अच्छा अगर मैं कहूं शिफ्टिंग तो भी चलेगा, ठीक है। शिफ्टिंग, इट इज नथिंग बट शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनिए। पाई इलेक्ट्रॉन्स कहां होते हैं, ये मल्टीपल बॉन्ड्स में होते हैं। एम भी लिख रहा हूं अभी शॉर्ट फॉर्म में क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, तो याद रखना मल्टीपल बॉन्ड्स में एक ही बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा होता है और बाकी के सारे बॉन्ड्स पाई होते हैं। इसका मतलब अगर किसी के बीच में 3 बॉन्ड है तो इसमें से एक ही बॉन्ड सिग्मा होगा और बाकी के 2 पाई होंगे। ये सारी बातें आपको पता है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस की है कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी क्या, वो इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड के अंदर है, ये मल्टीपल बॉन्ड्स में होते हैं, ठीक है। या तो इसे मैं लोन पेयर भी कह सकता हूँ, याद रखिएगा मेरी बात को, ठीक है। लोन पेयर या फिर मल्टीपल बॉन्ड्स में पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसा मैं कहता हूँ। जब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है अपने आप को शिफ्ट करते हैं
उस वक्त हमको जो इफेक्ट दिखाई देता है उसी को हम रेजोनेंस इफेक्ट या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट ऐसा कहते हैं। अब ये इफेक्ट कब होता है? व्हेन दिस इफेक्ट इज सीन, ठीक है। तो इट इज सीन व्हेन कंपाउंड हैज मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है, और कॉन्जुगेटिव सिस्टम। अब आपको तो पता ही है कि कॉन्जुगेटिव सिस्टम क्या होता है। कॉन्जुगेटिव सिस्टम या फिर कॉन्जुगेट सिस्टम ऐसा मैं कहूं, इसका मतलब क्या होता है कि इस कंपाउंड के अंदर ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड्स एंड डबल बॉन्ड्स रहे होंगे, ठीक है। जब ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिस्टम होती है जैसे बेंजीन में होती है, ठीक है, जब भी ऐसा सिस्टम प्रेजेंट होता है उसे हम कॉन्जुगेट सिस्टम कहते हैं या तो फिर कॉन्जुगेटिव सिस्टम कहते हैं, जिसके वजह से ये रेजोनेंस इफेक्ट हमको दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पर शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहा होता है, ठीक है। तो चलिए, हाउ इज दिस इफेक्ट सीन, ये इफेक्ट कैसे दिखाई देता है, हमको पता कैसे चलेगा और ये किस तरह का होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हाउ इज दिस इफेक्ट सीन। तो देखिए, ये जो इफेक्ट है अपने को 4 तरह में दिखाई देता है, ठीक है। कब? जब बॉन्ड पेयर बिकम्स लोन पेयर, ठीक है, या फिर जब लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर, ठीक है, या फिर व्हेन बॉन्ड पेयर बिकम्स अ बॉन्ड पेयर, करेक्ट है, इस तरह से दिखाई देता है। या तो फिर हम बोल सकते हैं बॉन्ड पेयर बिकम्स अनपेयर, ठीक है। इस तरह से 4 पॉसिबिलिटी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। कि देखिए, बॉन्ड पेयर जब लोन पेयर बनता है, जब मैं बॉन्ड पेयर की बात कर रहा हूं, इसका मतलब क्या, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड में प्रेजेंट है, और मैं कौन से बॉन्ड की बात कर रहा हूं, पाई बॉन्ड की बात कर रहा हूं, सिग्मा बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूं। याद रखिएगा, हमेशा यहाँ पर जो भी बॉन्ड की मैं बात करूंगा वो पाई बॉन्ड की होगा, क्योंकि वो ही मूव हो सकता है और उसी के वजह से ये रेजोनेंस इफेक्ट दिखाई देता है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड तो मूव ही नहीं हो सकता, तो रेजोनेंस इफेक्ट उसकी वजह से दिखाई देता नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, इंडक्टिव इफेक्ट जो था वो सिग्मा बॉन्ड्स पर ऑपरेट होता था, रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो पाई बॉन्ड्स के थ्रू ऑपरेट होता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, लोन पेयर जब बॉन्ड पेयर बनता है, लोन पेयर जब बॉन्ड पेयर बनता है, बॉन्ड पेयर जब लोन पेयर बनता है, बॉन्ड पेयर जब बॉन्ड पेयर बनता है, और बॉन्ड पेयर जब अनपेयर होता है, ये चारों चीजों में हमको रेजोनेंस इफेक्ट दिखाई देता है। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि कोई ए है, ठीक है, ए के पास में बॉन्ड पेयर रहा होगा कुछ इस तरह बी के पास, देखिए इस तरह से समझिए, ये डबल बॉन्ड है ए और बी के बीच में, ठीक है। तो इसमें से एक बॉन्ड सिग्मा होगा और ये जो दूसरा मैं बता रहा हूं ये पाई बॉन्ड है। तो देखिए, जब बॉन्ड पेयर लोन पेयर बन रहा है तो समझिए किसी वजह से ये जो पाई बॉन्ड है वो बी के ऊपर ट्रांसफर हो गया, तो उसकी वजह से क्या दिखाई देगा आपको कि ए है और बी के बीच में सिग्मा बॉन्ड एज इट इज है, पर जो पाई बॉन्ड है वो बी के ऊपर ट्रांसफर हो गया। बॉन्ड पेयर, जो बॉन्ड के अंदर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, वो लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया है, ठीक है। व्हेन लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर, तो देखिए अब इस तरह से कुछ सीन होगा कि ए और बी है और बी के पास ऑलरेडी एक लोन पेयर है, और ये ए और बी के बीच में जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है, इसलिए मैं कहूंगा सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो जब ऐसा हो रहा होगा कि इसका जो लोन पेयर है वो किसी वजह से इधर आकर के बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये ऐसा कुछ दिखाई देगा कि ए और बी तो है, सिग्मा बॉन्ड था और अभी एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर बन गया है, इसलिए डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों केस एक दूसरे का उल्टा है। यहाँ पर बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट केस क्या है कि देखिए, मैं आपसे कहूं कि ए, बी और सी 3 चीजें हैं। यहाँ पर ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड है, बी और सी के बीच में सिंगल बॉन्ड है। समझो किसी वजह से क्या हो रहा है, ये जो सिंगल बॉन्ड है बी और सी के बीच में, ये तो सिग्मा बॉन्ड है, हम जानते हैं ये मूव नहीं हो सकता। ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर एक जो बॉन्ड होगा वो तो सिग्मा होगा जो कभी मूव नहीं होता है, पर दूसरा जो बॉन्ड मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको वो पाई बॉन्ड है, वो मूव हो सकता है। तो किसी वजह से समझो अगर ये बॉन्ड पेयर है वो यहाँ पर आकर के फिर से बॉन्ड पेयर ही बन रहा है, तो ये कैसा दिखाई देगा आपको कि यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर है बिकम्स बॉन्ड पेयर, तो ए और बी के बीच में 2 में से अभी सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, बी हो जाएगा, और सी के बीच में सिंगल बॉन्ड था उसके पास डबल बॉन्ड आ रहा होगा। इस तरह से देखिए बॉन्ड पेयर शिफ्ट हो गया और बन गया बॉन्ड पेयर। समझ में आ रही है बात? सेम ऐसा भी हो सकता है कि ये जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाए, तो देखिए ये जो बॉन्ड पेयर है अब यहाँ आ गया तो बॉन्ड पेयर ही बन गया, इसलिए मैंने डबल हेडेड एरो बताया कि ये और ये हो रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया है।
और नेक्स्ट पार्ट क्या है, जब बॉन्ड पेयर बिकम्स अनपेयर्ड, यानी जब बॉन्ड पेयर ब्रेक होता है। ठीक है, देखिए ऐसा भी होता है कि ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड है, इसमें से ये पाई बॉन्ड है इस तरह से। जब मैं ये बॉन्ड को ब्रेक कर रहा हूं तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ए के पास अपना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, बी के पास अपना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और अभी भी इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है। करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर था वो क्या बन गया, अनपेयर, यानी टूट गया। अब ये फिर से देखिए ना, यहाँ पर आकर के और यहाँ पर आकर के यू कंबाइन हो जाएगा तो फिर से यही बन जाएगा। तो ये वाले केस में भी हम ऐसा कह सकते हैं कि रेजोनेंस दिखाई पड़ रहा है या मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाई पड़ रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई है। देखिए हम कोई भी इफेक्ट पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, तो हम वो इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का पता चले कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ है। और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दो ही टाइप की होती है, या तो ज्यादा होती है या तो कम होती है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है इसका मतलब नेगेटिव चार्ज दिखाई पड़ रहा होगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम है इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज दिखाई पड़ रहा होगा। तो हमने यहाँ पर जो चारों इफेक्ट देखे, इसमें हम लोग ने क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का पता लगाया, जी लगाया। कैसे लगाया, देखिए यहाँ पर जब मैं कहता हूं कि यहाँ पर इस तरह से डबल बॉन्ड था तो ए पर भी चार्ज नहीं था, बी पर भी चार्ज नहीं था, यानी चार्ज न्यूट्रल था, यानी चार्ज बैलेंस था। अब जब यहाँ पर लोन पेयर सॉरी ये जो बॉन्ड पेयर दिखाई पड़ रहा है, बॉन्ड पेयर बन गया लोन पेयर। तो देखिए ये जो बी का इलेक्ट्रॉन है वो तो अभी भी बी के पास ही है, आप देख सकते हैं। करेक्ट है। पर ये जो ए का इलेक्ट्रॉन है वो भी बी के सर पर आ चुका है, और ये पूरी तरह से ट्रांसफर हुआ है, इंडक्टिव इफेक्ट की तरह पुश नहीं हुआ है, पूरी तरह से ट्रांसफर हुआ है। तो देखिए ए ने अपना इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए खो दिया है, और बी ने हमेशा के लिए ए का इलेक्ट्रॉन खींच लिया है। इसका मतलब बी के ऊपर अब आ रहा होगा नेगेटिव चार्ज, और ए के ऊपर आ रहा होगा पॉजिटिव चार्ज। देखिए एरो जहां से चल रहा है वहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, एरो जहां पे जा रहा है वहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये बात तो आपको समझ में आ ही रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए और बी पर पहले से कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये लोन पेयर जो है वो यहाँ पर आकर के बॉन्ड पेयर बन रहा है। तो देखिए ये जो है बी का इलेक्ट्रॉन वो तो अभी भी बी के पास ही है, करेक्ट है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, करेक्ट है, वो ए के पास में आ रहा है। इसका मतलब ए के पास में जगह होगी, करेक्ट है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पर किसने इलेक्ट्रॉन पाया, तो मैं कह दूंगा ए ने इलेक्ट्रॉन पाया, यानी ए पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, और बी ने अपना इलेक्ट्रॉन खोया, यानी एक एक्स्ट्रा यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब बी पर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इस तरह से उम्मीद करता हूँ थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आ रहा है। तो देखिए ए ने इलेक्ट्रॉन खो दिया तो यहाँ पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और सी ने इलेक्ट्रॉन पाया तो चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। जब यहाँ से यहाँ आ रहा होगा तो देखिए ये जो बॉन्ड पेयर है वो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, तो ए फिर से ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा, और बी अपना और सी अपना इलेक्ट्रॉन खो देगा, यानी उस पर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, पर पहले से चार्ज क्या था, नेगेटिव, इसलिए वो फिर से बैलेंस हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अपना ही इलेक्ट्रॉन, ये ए का इलेक्ट्रॉन ए के पास आ रहा है, बी का इलेक्ट्रॉन बी के पास आ रहा है, तो अपना ही इलेक्ट्रॉन अपने पास आता है तो कोई चार्ज आता नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का हल्का हल्का पता लग रहा होगा कि जहां से एरो जा रहा है वहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जहां पे एरो आ रहा है वहां पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये इतनी सी बातें मैंने आपको बतानी थी, और ये एग्जाम्पल देकर सिखाना था। तो मैंने बताया आपको कि रेजोनेंस इफेक्ट इस तरह से दिखाई देता है चार चीजों में। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो ज्यादातर एरोमेटिक कंपाउंड्स में या फिर ऐसे कंपाउंड्स में जिसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम है उसमें सबसे ज्यादा दिखाई देता है। ठीक है, तो ध्यान से आपने तो देखा ही होगा, है ना, मैंने आपको 11th स्टैंडर्ड में भी सिखाया ही था कि देखिए बेंजीन के अंदर ये इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन्स का सिस्टम है जो अल्टरनेट है, तो इसे कॉन्जुगेटेड सिस्टम में कहता हूं। तो यहाँ पर देखिए ये जो बॉन्ड पेयर है वो यहाँ पर बॉन्ड पेयर बन रहा है, ये जो बॉन्ड पेयर शिफ्ट होकर यहाँ पर बॉन्ड पेयर बन रहा है, और ये जो बॉन्ड पेयर शिफ्ट होकर यहाँ पर बॉन्ड पेयर बन रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो कुछ अपने आप को इस तरह से रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, और फिर से यही केस, अगर ये बॉन्ड पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाए, ये बॉन्ड पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाए, ये बॉन्ड पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाए, तो फिर से इसी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग हो रहा है, यानी मैं कहूंगा रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, ये कहाँ दिखाई पड़ रहा है, कंपाउंड में जैसे मल्टीपल बॉन्ड्स, जी इसमें मल्टीपल बॉन्ड्स है और कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो ये भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर कौन से टाइप का हो रहा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर लोन पेयर, या बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। देखिए बॉन्ड पेयर ही बॉन्ड पेयर बन रहा है, तो ये वाला टाइप का रेजोनेंस हमको यहाँ दिखाई पड़ रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो इफेक्ट चल रहा है इसे मैं रेजोनेंस इफेक्ट कहूंगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्यों होता है रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट ऐसा क्यों होता है, तो ध्यान से सुनिए, व्हाई डज दिस रेजोनेंस इफेक्ट ऑकर। सबसे पहले मैं अगर आपसे एक पॉइंट की बात करूं कि रेजोनेंस इफेक्ट क्यों होता है, तो वो है स्टेबिलिटी के लिए। क्यों होता है वो,
स्टेबिलिटी के लिए। अब ये स्टेबिलिटी के लिए कैसे आया, ध्यान से सुनिए। इसका जो मतलब है ये छुपा हुआ है डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस के अंदर। इसका जो एक्सप्लेनेशन है ना कि स्टेबिलिटी के लिए रेजोनेंस होता है, इसका जो जवाब है वो छुपा हुआ है डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस के अंदर। और डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस में आपको बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा, एक बार ये मेरा टॉपिक थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं उसके बाद, ठीक है। तो इसको होल्ड पे रखिए, मैं इसको सिखाऊंगा इसको बाद में। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा कंडीशन क्या है, ठीक है, वाई डज दिस रेजोनेंस ऑकर। तो ध्यान रखिए, दूसरी बात यह है कि ड्यू टू ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन कार्बन एटम, ठीक है, कार्बन एटम पर जो ग्रुप्स लगे हुए होंगे उसके वजह से ये रेजोनेंस इफेक्ट होता है। तो ध्यान से सुनिए कि कार्बन एटम पर लगने वाले कौन से दो तरह के ग्रुप इस दुनिया में होते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए कि दो तरह के वो ग्रुप होते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे होंगे किसी कंपाउंड पर, या तो वो इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर रहे होंगे किसी कंपाउंड पर। यानी ऐसा ग्रुप जो कार्बन के ऊपर लगने के बाद कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन दे करके कार्बन के ऊपर अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे होंगे, या तो फिर ऐसा ग्रुप जो कार्बन के ऊपर लग के कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेंगे और कार्बन पे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूं दोनों स्टेटमेंट समझ में आए होंगे। तो इसका मतलब एक होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और एक होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, और ये जो ग्रुप है वो कहां लगता है, वो कार्बन एटम पर लगता है, ठीक है। समझिए ये कार्बन एटम है और कार्बन एटम पर मैंने ये रेड वाला ग्रुप लगाया है। अब ये जो रेड वाला ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसका मतलब ये ग्रुप कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, ये ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को डोनेट करेगा, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिखाई पड़ेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। और सपोज अगर ये कार्बन एटम है और इस पर मैंने ये ब्लू वाला ग्रुप लगा दिया, तो ये जो ब्लू वाला ग्रुप है मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा। देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये ग्रुप कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, खींचेगा, तो कार्बन पर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, यानी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज दिखाई देगा। इस तरह से मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। अभी जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इसको पहचानते कैसे है, तो इसका सिंपल सा मतलब मैं आपको 11th में भी मैंने आपको सिखा चुका हूं, ठीक है, कि आपको ना ऐसे करना है एम, ठीक है, फिर ऐसे करना है तो आप ई दिखाई देगा, और ऐसे करेंगे तो डब्ल्यू दिखाई देगा, ठीक है, एम ई डब्ल्यू ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। देखिए एम का मतलब होता है मल्टीपल बॉन्ड्स, एम का मतलब होता है मल्टीपल बॉन्ड्स, एक से ज्यादा बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहा हूं। एम का मतलब क्या होता है मल्टीपल बॉन्ड्स, इसको ऐसा करेंगे तो आपको ई दिखाई देगा। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ऐसा करेंगे तो क्या दिखाई देगा, डब्ल्यू, मतलब क्या, विड्रॉइंग। तो ध्यान से सुनिएगा, सारे के सारे मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड्स इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो कौन होते हैं, मल्टीपल बॉन्डेड, क्या होते हैं, मल्टीपल बॉन्डेड। जिस किसी भी ग्रुप के अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा कार्बन के ऊपर से, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी लोन पेयर होगा, ठीक है। ध्यान रखिए अगर किसी ग्रुप के पास में लोन पेयर है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा होगा, ठीक है। ये सिर्फ ऐसा पहचानने के लिए है, बाद में मैं आपको इसके बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा तो आपको सारी चीजें याद रखनी है कि कौन सा ग्रुप कहाँ आता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि रेजोनेंस इफेक्ट किस तरह से चल रहा है और क्यों चल रहा है। इसका डेफिनेशन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, जरा उसके लिए वेट करिए, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। देखिए कि रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है। रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो ऑपरेट होता है ऑन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स एंड कॉन्जुगेटिव सिस्टम्स। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर इज कंप्लीटली ट्रांसफर्ड एंड लीड टू फुल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो पूरी तरह से ट्रांसफर होता है, जिस वजह से 100% पॉजिटिव चार्ज या 100% नेगेटिव चार्ज आता है। इंडक्टिव फ्लिप की तरह डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव ऐसा चार्ज आता नहीं है। ग्रुप्स दैट इन्फ्लुएंस, ठीक है, यानी दो तरह के ग्रुप हमने पढ़े कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। अच्छा हाँ, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऐसा भी कहते हैं। तो अगर आपको कहीं ईडीजी के जगह ईआरजी दिखाई दे दे तो आप कंफ्यूज मत होना, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहो या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहो, बात तो वही है, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल पोजेस अ लोन पेयर्स, है ना, उसके सर पे लोन पेयर होंगे जो डोनेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। देखिए इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी,
ठीक है। और जिस वजह से इफेक्ट दिखाई देगा रेजोनेंस इफेक्ट, उसे मैं कह दूंगा पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट या फिर पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट ऐसा कहूंगा। अब पॉजिटिव इसलिए, पॉजिटिव का मतलब होता है इंक्रीजिंग, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने का काम हो रहा है, इसलिए मैं पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट कहूंगा। ऐसा ही सेम फंडा इंडक्टिव इफेक्ट में देखा था। ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, कार्बन की तरफ पुश करता है, वो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है और उसी को हम पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। यहाँ पर भी इसी तरह से ऐसा ग्रुप जो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेगा कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा होगा, ऐसे ग्रुप को हम कहेंगे पॉजिटिव रेजोनेंस, ऐसे इफेक्ट को हम कहेंगे पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट या फिर पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। सेम इसका ऑपोजिट देखिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो उसके पास होगा मल्टीपल बॉन्ड्स, तो हमको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर उसके पास मल्टीपल बॉन्ड्स है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, क्योंकि खींच लेगा ना सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इट विल डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। और इस वजह से डिक्रीज का मतलब होता है नेगेटिव साइन, इसलिए मैं कहूंगा यहाँ पर जो इफेक्ट दिखाई दे रहा है वो होगा नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट या फिर नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आए हैं रेजोनेंस इफेक्ट के, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मैं आपको डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस सिखाता हूँ। देखिए बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि रेजोनेंस का डेफिनेशन क्या होता है। कि रेजोनेंस इज अ फिनोमिना इन विच ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड, किसी एक कंपाउंड की अगर मुझे सभी प्रॉपर्टीज जाननी है तो वो मुझे किसी सिंगल स्ट्रक्चर से नहीं दिखाई देती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपाउंड्स की सारी प्रॉपर्टीज आपने जो स्ट्रक्चर उसका अज्यूम किया है उससे नहीं पता चलती है, ठीक है। इसका मतलब क्या, अगर उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी मुझे जाननी है तो मुझे एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन चाहिए होता है उस कंपाउंड का। देखिए रेजोनेंस इज अ फिनोमिना इन विच ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय सिंगल स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे बेंजीन की अगर मुझे प्रॉपर्टी जाननी है तो कुछ प्रॉपर्टी इस स्ट्रक्चर से मालूम पड़ती है, कुछ प्रॉपर्टी इस स्ट्रक्चर से पता चलती है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये भी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, ये भी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। तो मैंने क्या किया, ये दोनों भी स्ट्रक्चर, समझो स्ट्रक्चर नंबर 1 है, स्ट्रक्चर नंबर 2, ये दोनों भी स्ट्रक्चर को साथ में लेके मुझे सोचना पड़ेगा कि बेंजीन की प्रॉपर्टीज क्या है, तभी मैं उसकी सारी प्रॉपर्टीज जान पाऊंगा, वरना मुझे सारी प्रॉपर्टीज नहीं पता चलेगी, सिर्फ कुछ ही प्रॉपर्टीज पता चलेगी। तो ये जो फिनोमिना है इसी को हम रेजोनेंस कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, अब हर बार तो हम जब भी सोचेंगे तब दोनों स्ट्रक्चर थोड़ी अज्यूम करेंगे। अब यहाँ पर आप लकी है कि बेंजीन के 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कुछ कंपाउंड्स के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ कंपाउंड्स के 8 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो हर बार क्या आप 8-8 स्ट्रक्चर ड्रॉ करके थोड़ी देखेंगे। इसलिए हमने क्या किया, हमने इन दोनों स्ट्रक्चर्स को मिला करके एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बना लिया। देखिए कुछ इस तरह से कि यहाँ पर देखिए मैं देख पा रहा हूँ कि बॉन्ड पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर टू गिव दिस कंपाउंड। तो यहाँ पर भी देखिए बॉन्ड पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर टू गिव दिस कंपाउंड। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल है बाय शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, जिसी को हम रेजोनेंस ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मैंने हाइपोथेटिकली एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया कि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स सभी कार्बन के थ्रू यहाँ पर रेजोनेंस कर रहे हैं, ऐसा मैं कहता हूं, या फिर यहाँ पर वो शिफ्ट हो रहे हैं, हर कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है मैंने हाइपोथेटिकली ड्रॉ किया है और इसी को मैं कहता हूं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या कहता हूं मैं इसे, रेजोनेंस हाइब्रिड। ये कोई रियल स्ट्रक्चर नहीं होता है, हाँ, पर ऐसा अज्यूम किया जाता है कि रियल स्ट्रक्चर जो है वो इन दोनों के बीच में कहीं पर होगा, ठीक है। तो ये इसी को मैं रेजोनेंस हाइब्रिड कहता हूं। और ये जो है उसे मैं कहता हूं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल फॉर्म्स। क्या कहता हूं, कैनोनिकल फॉर्म्स या रेजोनेटिंग फॉर्म्स या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसा भी कह सकते हैं। तो यहां से स्टेबिलिटी वाला पॉइंट कैसे पता चलता है, देखिए हमने ऐसा देखा कि जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उतनी ज्यादा उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। तो देखिए जो स्टेबिलिटी का फंडा था वो कहीं ना कहीं डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस से ही आ रहा है कि कंपाउंड जितना ज्यादा रेजोनेंस कर रहा होगा उतना ज्यादा उसको स्टेबिलिटी मिलता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ दैट कंपाउंड, ठीक है। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं और बताता हूं 2 टाइप के ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। उसके बारे में मैं आपको सारी नॉलेज देता हूं और फिर इस टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं और पॉजिटिव रेजोनेंस या पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट बताते हैं। ये जो ग्रुप्स होते हैं इनके पास में लोन पेयर्स होंगे, ऐसा मैंने कहा था। देखिए OH ग्रुप जिसके पास में लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम करेगा। OR ग्रुप यानी OCH3 हो सकता है, OC2H5 ऐसा, ईथर ग्रुप ऐसा कहेंगे, या फिर अल्कऑक्सी ग्रुप ऐसा भी कहते हैं। तो मिथॉक्सी ग्रुप हो गया, इथॉक्सी ग्रुप हो गया, ऐसा सब जो ग्रुप होता है
वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम करता है क्योंकि उसके सर पे लोन पेयर है। अमाइंस जो होते हैं RNH2 ले लो, RNH 2 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, कोई भी अमाइन ले लो, सर पे लोन पेयर होगा तो वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम जरूर करेगा। ठीक है, इस तरह से ये ग्रुप्स है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, जैसे मैं आपसे बात करूं तो SH ग्रुप हो गया, पर ये सब क्या है आपके सिलेबस में ज्यादा डिस्कस नहीं होते हैं। ठीक है, इसे हम थायोल कहते हैं। फिर SR ग्रुप हो गया जिसे हम थायो ईथर ग्रुप कहते हैं, ये सब भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है और शो करता है नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट या फिर नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये कौन से ग्रुप होते हैं जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, ऐसा मैंने कहा था, याद करिए, मल्टीपल बॉन्ड्स है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, ऐसा मैंने कहा था। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं NO2, अपना जो नाइट्रो ग्रुप है NO2, उसके पास मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम कर रहा है। साइनाइड यानी ट्रिपल बॉन्ड है, इसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप, सॉरी दिस इज कीटोन, दिस इज अल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, अमाइड, ये सारे के सारे जो ग्रुप्स होते हैं जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। ये भी मैंने आपको सिखाया था और 11th में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया था कि बेंजीन के ऊपर ये किस तरह से काम करते हैं और हमने उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स भी प्रैक्टिस किए थे। मैं एक बार फिर बता दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, बट वो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कुछ स्पेशल ग्रुप्स भी होते हैं। स्पेशल ग्रुप्स यानी क्या, इनके पास थोड़ी खास प्रॉपर्टी होती है। जैसे मैं बात करता हूँ हैलोजेंस की, तो देखिए आप अगर देखें हैलोजेंस का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो बहुत हाई होता है, तो ये जो है वो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। कब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कब होते हैं, जब हम इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं। कौन सा इफेक्ट देखते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि वो सिग्मा बॉन्ड पर काम करता है। तो हैलोजन इलेक्ट्रॉन खींचता है जब आप सिग्मा बॉन्ड की तरफ देखते हो। ठीक है, पर आप देख सकते हैं हैलोजन जो है उसके बॉन्ड में 7 इलेक्ट्रॉन होता है आउटरमोस्ट शेल में, एक वो बॉन्ड में यूज करता है, बाकी के 3 लोन पेयर बन के उसके सर पर रहते हैं। तो लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का भी काम करता है। तो ध्यान रखिए ये जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करता है। कब, जब हम रेजोनेंस इफेक्ट देखते हैं। तो ध्यान से सुनिए, ये स्पेशल ग्रुप है, इसके पास दोनों भी इफेक्ट है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम करता है जब इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम करता है जब रेजोनेंस इफेक्ट देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये बातें समझ में आ रही होगी। और दूसरा जो स्पेशल ग्रुप है वो है R- ग्रुप, यानी अल्काइल ग्रुप, यानी मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप। ये सबके सब जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने का काम करते हैं और रेजोनेंस इफेक्ट में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने का काम करते हैं, बट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बताते हैं। ये सिर्फ पुश करते हैं, इलेक्ट्रॉन को इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे के साथ में पुश करके कि वो रेजोनेंस इफेक्ट बताएं। ठीक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप नहीं है ये, कुछ इतना काम नहीं आता है। ठीक है, पर ये एक्स के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये रेजोनेंस इफेक्ट की तरह काम करेगा, डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम करेगा। ठीक है, और ये इंडक्टिव इफेक्ट की तरह काम करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेगा जब आप सिग्मा बॉन्ड पर देख रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये दोनों भी पॉइंट समझ में आए होंगे, इसको आप लिख लेंगे बहुत अच्छे से और याद कर लेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि बेंजीन रिंग पर स्पेशली ये ग्रुप्स का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, अभी इसका मैं हर एक एग्जांपल सॉल्व करके तो नहीं बताऊंगा क्योंकि वो हमने ऑलरेडी 11th में आपके 11th के नोट्स में होगा किया हुआ, मैं आपको सारे नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक हल्का सा एग्जांपल बताता हूँ कि देखिए किसी वजह से अगर हमारे पास में इस तरह से कोई ग्रुप है, ठीक है, बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन के ऊपर प्रेजेंट है, समझ लो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे OH। मैं सारे करके नहीं बताऊंगा, एक ही काफी है, OH करके बताता हूं कि यहाँ पर इस तरह से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मींस इट विल डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग, दैट मींस इट विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग। हाउ, तो देखिए मैं बताता हूँ कि अपने बॉन्ड्स को कैसे शिफ्ट करता है। तो यहाँ पर जो लोन पेयर है वो यहाँ पर आकर के बन जाएगा बॉन्ड पेयर। तो ये जो स्टेप में हो रहा है क्या हो रहा है, लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर, करेक्ट है, जिसकी वजह से क्या हो रहा होगा हम आगे के स्टेप में देखते हैं कि क्या हो रहा है। ये मैंने ऑलरेडी 11th में सिखाया है आपको। ठीक है, कि देखिए ये जो रिंग है वो इस तरह से हो जाएगी, यहाँ O है, यहाँ H है, इस तरह से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाकी रहेगा, करेक्ट, और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा यूं इस तरह से। क्लियर, पर ऐसा करने पर देखिए यहाँ पर जो है ऑलरेडी कार्बन के 4 बॉन्ड है, तो और एक बॉन्ड आने की वजह से यहाँ पर कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। तो अगर ये यहाँ पर आने वाला है तो यहाँ पर भी शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा कि यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाएंगे उसके एडजेसेंट कार्बन पर, यानी इस वाले कार्बन पर, करेक्ट है। तो और क्या हो रहा है, ये तो फर्स्ट हो रहा है ये वाला, ठीक है। सेकंड में क्या हो रहा है कि जो बॉन्ड पेयर है इसके साथ आके लोन पेयर बन जाएगा, यानी बॉन्ड पेयर बिकम्स लोन पेयर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर है यहाँ पर आकर के बन जाएगा लोन पेयर, यानी नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा। और देखिए
चार्ज मैं आपको बताता हूँ कैसे आ रहा है, देखिए कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पर ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन खो दिया, यानी ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पर यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ गया, यानी कार्बन ने इलेक्ट्रॉन पाया, यानी इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो ये जो कार्बन है इसने क्या किया, ये बहुत स्मार्ट है, इसने पहले ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लिया और फिर अपना इलेक्ट्रॉन दिया। जब ऑक्सीजन से इसने इलेक्ट्रॉन लिया तब नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा, और जब आगे उसने ट्रांसफर किया तब पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। इसका मतलब वो क्या है, बैलेंस्ड है। तो ये वाला जो कार्बन है वो बैलेंस्ड है, ठीक है, तो उस पर कोई चार्ज नहीं है। अब यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो बेटे, यहाँ पर चार्ज जो है वो सेपरेट हो रहा है। पहले कोई चार्ज नहीं था, अब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, इस तरह से सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो रहा है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और इसकी वजह से क्या होता है, स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि चार्जेस जो है वो सेपरेट हो गए। तो अब यहाँ पर अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या करेगा, लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर, और यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर है उसको लोन पेयर बना देगा। तो देखिए अगला स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन रहा होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर आ जाएगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से ट्रांसफर होके, और यहाँ पर आ जाएगा ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये इस तरह से बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ये कराया है मैंने ऑलरेडी 11th में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, करेक्ट है, और इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन खोया पॉजिटिव, पर पहले से चार्ज क्या था, नेगेटिव, इसलिए वो क्या हो गया, बैलेंस, ठीक है। अब आगे क्या होगा, ये लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर एंड दिस बॉन्ड पेयर अगेन बिकम्स लोन पेयर। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो रहा होगा, करेक्ट, ये तो एज इट इज ही रहेगा, करेक्ट। यहाँ पे आ गया पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आ गया ये वाला पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखो जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आया होगा, बट पहले से चार्ज क्या है, नेगेटिव, इसलिए वो हो गया बैलेंस्ड। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, करेक्ट है। अब आगे क्या होगा, दिस लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर एंड दिस बॉन्ड पेयर गोज अप अगेन टू बिकम अ लोन पेयर। तो देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो जाएगा, कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो रहा होगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक था पहले से, अब फिर से एक और आ रहा होगा, है ना, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ रहा होगा, ये और ये ऐसे, ठीक है। देखिए यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन गया तब चार्ज क्या आया होगा, पॉजिटिव, बट पहले से चार्ज क्या है वहां पर, नेगेटिव, इसलिए वो हो गया बैलेंस्ड, करेक्ट है। इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पाया तो उस पर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, पर पहले से चार्ज क्या है, पॉजिटिव, इसलिए वो क्या हो गया, बैलेंस्ड, करेक्ट। ये जो कार्बन है वो फिर से बहुत स्मार्ट निकला, उसने पहले यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिया और फिर अपना इलेक्ट्रॉन दिया। जब इलेक्ट्रॉन लिया होगा तब नेगेटिव चार्ज आया होगा, जब इलेक्ट्रॉन दिया होगा तब पॉजिटिव चार्ज आया होगा, यानी वो बैलेंस्ड ही रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पर जो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो कंपाउंड इसका नाम है फिनॉल। तो ये जो फिनॉल है इसका अगर मुझे सारी प्रॉपर्टीज जाननी है तो मुझे 5 स्ट्रक्चर समझने पड़ेंगे, 5 स्ट्रक्चर सीखने पड़ेंगे, तब जाके मैं इसकी सारी प्रॉपर्टी बता पाऊंगा। पर क्या हमारे लिए 5 स्ट्रक्चर इतना पॉसिबल है, नहीं, इसलिए हम हाइपोथेटिकली एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो इन 5 स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के कैपेबल होता है। तो वो जो स्ट्रक्चर है उसे हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो देखिए इनका रेजोनेंस हाइब्रिड किस तरह से होगा, कि ये बेंजीन रिंग है, करेक्ट है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव, ये सर्कल बता रहा हूँ, ऊपर लिख दूंगा मैं OH, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए मैं क्या बताने जा रहा हूँ, कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसने बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई, कहां पर बढ़ाई, दिस पोजिशन इज ऑर्थो पोजिशन, दिस पोजिशन इज पैरा पोजिशन, ठीक है, लेट मी शो इट हियर। दिस पोजिशन इज ऑर्थो पोजिशन, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है यानी नेगेटिव चार्ज आ रहा है। दिस इज पैरा पोजिशन, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है यानी नेगेटिव चार्ज आ रहा है। दिस इज अगेन ऑर्थो पोजिशन, ठीक है। तो मैं ऐसा बता रहा हूँ कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, और हर दम ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो इस तरह से मुझे बताना चाहिए, या फिर मैं अगर इसको ऐसे भी बताऊं कि प्लस इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इसका मतलब क्या है, दिस चार्ज इज कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से बेंजीन के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी को बढ़ा रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। उसी तरह से अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात करूं तो वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, ऊपर की तरफ खींचेगा, और बेंजीन पर चार्ज आपको क्या दिखाई देगा, पॉजिटिव। तो चलिए उसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, बहुत क्विकली देखेंगे उसका भी एक एग्जाम्पल, क्योंकि ये सब चीजें ऑलरेडी की है तो इसमें ज्यादा टाइम मुझे नहीं देना है, ठीक है। चलिए फटाफट देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल ऑफ अल्डिहाइड का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर मैंने अल्डिहाइड ग्रुप बना दिया, C डबल बॉन्ड OH, इस तरह से कुछ, और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर किया। तो चलिए इसमें देखते हैं, यहाँ पर देखिए बेंजीन के ऊपर जो ग्रुप प्रेजेंट है ये वाला, वो मल्टीपल बॉन्डेड है, यानी ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा। कैसे, यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर है वो सबसे पहले ऊपर चले जाएगा, खींच रहा है ना इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड पेयर बिकम्स लोन पेयर। तो यहाँ पर जो कार्बन है उसकी वैलेंसी कम हो जाएगी, इसलिए ये वाला जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा,
देखिए आगे जाते हैं हम लोग जरा। ठीक, ये देखिए इस तरह से यहाँ सिंगल बॉन्ड हो रहा होगा। अब ध्यान से देखिए, यहां से देखिए ऑक्सीजन के पास में पहले से 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कैमरा में आपको बराबर दिख रहा होगा। जब ये बॉन्ड पेयर बिकम्स लोन पेयर तो एक और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया होगा, करेक्ट है। और यहां से ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होकर बॉन्ड पेयर बन गया इस तरह से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले जो बॉन्ड पेयर है वो लोन पेयर बन रहा है, और फिर जो बॉन्ड पेयर है वो बॉन्ड पेयर बन रहा है। देख सकते हैं आप, है ना, जो बॉन्ड पेयर है वो लोन पेयर बन रहा है, फिर बॉन्ड पेयर है वो बॉन्ड पेयर बन रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से चल रहा है। यहाँ पर ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। चार्ज की बात कर लेते हैं जरा, करेक्ट। इसने इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ खींचा, यानी इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, यानी ये नेगेटिव हो जाएगा, और कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। पर ये कार्बन ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचा, करेक्ट। तो ये देखिए, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका ये जो इलेक्ट्रॉन है वो तो यही है, उसी कार्बन पर है, बट ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर होकर के यहाँ चले गए। तो एक्चुअली इसने इलेक्ट्रॉन खोया है, इसलिए इस पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। ये जो कार्बन है बीच में, ये बहुत स्मार्ट है, इसने पहले इलेक्ट्रॉन खोया और फिर इलेक्ट्रॉन पाया। जब इलेक्ट्रॉन खोया तब उस पर चार्ज आया होगा पॉजिटिव, और जब उसने इलेक्ट्रॉन पाया तब चार्ज आया होगा नेगेटिव, तो वो बैलेंस हो गया ऑलरेडी। अब देखिए बेंजीन पर चार्ज क्या आ रहा है, पॉजिटिव। इसमें भी वही केस हो रहा है, यहाँ पर पहले कोई चार्ज नहीं था, अब नेगेटिव पॉजिटिव का जनरेट हो रहा है, यानी चार्ज सेपरेशन हो रहा है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, यानी बॉन्ड पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर, करेक्ट है। तो देखिए आगे का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। ये तो ऐसे इजी रहेगा, करेक्ट है। ये यहाँ पर आ गया और पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। फिर इसको बैलेंस करने के लिए जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, करेक्ट। तो आगे का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा फिर से, कि यहाँ पर डबल बॉन्ड जारी है इस तरह से, है ना, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा, ये जो बॉन्ड पेयर है बिकम्स बॉन्ड पेयर, और ये जो लोन पेयर है वो फिर से इधर आकर के बॉन्ड पेयर बन जाएगा। तो देखिए अगला स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन रहा होगा कि यहाँ पर देखिए सी, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ फिर से डबल बॉन्ड हो जाएगा, करेक्ट है। और ये जो बॉन्ड है वो यहाँ पर शिफ्ट होकर के इस तरह से कुछ। तो आप यहाँ पर भी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मुझे ये जो कंपाउंड है बेंजल्डिहाइड, इसका अगर मुझे सभी प्रॉपर्टीज जाननी है तो मुझे 5 स्ट्रक्चर देखने पड़ेंगे। कोई भी एक स्ट्रक्चर मुझे सारी प्रॉपर्टीज नहीं बता सकता, तो हमारे लिए 5 स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम हाइपोथेटिकली एक स्ट्रक्चर बताते हैं जो इन सभी को रिप्रेजेंट करता है। और वो कुछ इस तरह से होगा कि देखिए मैं बताता हूँ, बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर ये जो आल्डिहाइड ग्रुप है इस तरह से। यहाँ पर मैंने बता दिया सर्कल बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग। बट इसमें फर्क क्या है कि ये जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये बेंजीन के ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है, इसलिए बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखाई पड़ रहा है, ऑर्थो पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन पर। तो ऑर्थो पर पॉजिटिव चार्ज, पैरा पर पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे ऑर्थो पर भी पॉजिटिव चार्ज इस तरह से दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और हर जगह इस ऑप्शन पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसको मैं डेल्टा डेल्टा करके भी बता सकता हूँ। इसका मतलब ये जो चार्ज है वो रिवॉल्व हो रहा है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके बेंजीन पर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करके उस पर पॉजिटिव चार्ज लाता है, ठीक है। तो दोनों ही टाइप का एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब क्या होता है कि कोई कंपाउंड के अंदर हमेशा सिर्फ रेजोनेंस इफेक्ट दिखाई देगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हमको कॉम्बिनेशन भी देखना होता है कि रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों भी एक साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको अभी जस्ट बताऊंगा कि हाउ रेजोनेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट वर्क टुगेदर एंड हु इज स्ट्रॉन्गर, इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट, इसलिए मैं बात करूंगा। और उसके बाद हम सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ रेजोनेंस इफेक्ट का आपको एक्सप्लेनेशन जो है वो समझ में आया होगा। अब हम एप्लीकेशन की तरफ बढ़ रहे होंगे, ठीक है। देखिए इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट दोनों एक साथ कैसे काम करते हैं इसी कंपाउंड में, इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ विनाइल हैलाइड के थ्रू, ठीक है। बहुत सारे कंपाउंड में होता है बट मैं एग्जांपल के लिए विनाइल हैलाइड कंसीडर कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए विनाइल हैलाइड आपको तो पता ही होगा क्या होता है कि हाइड्रोजन जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पर डायरेक्टली कनेक्टेड होता है तब उसे हम विनाइल हैलाइड जैसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो कार्बन डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, आपको पता होगा, और उस पर हाइड्रोजन इसलिए ये विनाइल हैलाइड बन रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है, चलिए इसके अंदर अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं, ठीक है, यानी ये जो इफेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पर ऑपरेट होता है, यानी यहाँ पर पाई बॉन्ड है, यहाँ पर नहीं देखना है उसे, यहाँ पर देखना है सिग्मा बॉन्ड पर। तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से थोड़ा सा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत हाइड्रोजन के पास ज्यादा होगी, यानी यहाँ पर जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इसकी तरफ शिफ्टेड रहेंगे, जिस वजह से यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा और यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा और शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरफ हो रही होगी।
ठीक है। तो देखिए कार्बन के ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है, तो आप देखिए कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींचे चले गए हैं, इसका मतलब कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है। कम हो गई है इसका मतलब नेगेटिव साइन होती है, इसका मतलब यहाँ पर जो इफेक्ट चल रहा है वो है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसी कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस इफेक्ट भी देख पा रहे हैं। क्यों देख पा रहे हैं रेजोनेंस इफेक्ट? देखिए मैंने आपको बताया था कि रेजोनेंस इफेक्ट हमको कब दिखता है, जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर कॉन्जुगेट सिस्टम होता है। यहाँ पर देखिए हेलोजन के पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इस कार्बन के पास में पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है, और इस कार्बन के पास भी पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट भी दिखाई देगा। देखिए किस तरह से यहाँ पर जो लोन पेयर है अगर वो यहाँ पर आकर के बॉन्ड पेयर बनता है तो ये जो कार्बन है उसकी वैलेंसी 1, 2, 3 और 4 ऑलरेडी है। यहाँ पर भी अगर एक बॉन्ड बन गया तो 5 बन जाएगी। इज इट पॉसिबल? नो। दैट इज वाई दिस कार्बन विल शिफ्ट इट्स बॉन्ड पेयर ओवर दिस कार्बन। करेक्ट है। तो जिस वजह से क्या दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर देखिए ये जो हेलोजन है, करेक्ट है, इसके पास अब 2 ही पेयर बचे होंगे। करेक्ट, दिस पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर, कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ जो है डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। करेक्ट है। और ये जो पेयर है वो कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रहा होगा। अब चार्ज की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर पहले कोई चार्ज नहीं था, यहाँ पर हेलोजन इलेक्ट्रॉन खो रहा है इसलिए हेलोजन पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, है ना। और यहाँ पर ये कार्बन इलेक्ट्रॉन पा रहा है इसलिए इस पर आ जाएगा चार्ज नेगेटिव, ठीक है। तो ये वाला जो है बहुत स्मार्ट है, पहले इसने इलेक्ट्रॉन पाया और फिर इलेक्ट्रॉन खोया। जब इलेक्ट्रॉन पाया होगा तब नेगेटिव चार्ज आया होगा और जब इलेक्ट्रॉन खोया होगा तब पॉजिटिव चार्ज आया होगा, इसलिए उस पर कोई भी चार्ज इस वक्त नहीं दिखाई दे रहा है। इट इज बैलेंस्ड। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहा है। ये उल्टा भी चल सकता है, जैसे ही ये लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर, दिस बॉन्ड पेयर विल बिकम लोन पेयर टू गिव यू द ओरिजिनल स्ट्रक्चर। इसलिए मैंने यहाँ पे डबल हेडेड एरो बताया है ताकि दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल है। अब यहाँ पर आपको देख सकते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। अब ये जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो पॉजिटिव रेजोनेंस है, नेगेटिव रेजोनेंस है। देखिए यहाँ पर जो हेलोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है और कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तभी तो कार्बन पर चार्ज नेगेटिव आ रहा है। यानी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में इंक्रीज मतलब पॉजिटिव साइन, यानी पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, या फिर मैं इसे पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट भी कह सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी कि यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट भी दिखाई पड़ रहा है और इंडक्टिव इफेक्ट भी दिखाई पड़ रहा है। तो अगर मैं इसका कॉम्बिनेशनल इफेक्ट देखूं, ठीक है, तो देखिए इन दोनों को अगर मैं कॉम्बिनेशनल इफेक्ट में देखूं तो मुझे कुछ ऐसा कहना चाहिए। देखिए ये वाला जो कंपाउंड है, ठीक है, इस तरह से मैं कहता हूं कि इसमें इंडक्टिव इफेक्ट देखिए कैसे दिखाई दे रहा है। तो मैं कहूंगा देखो ये एरो का साइन इस तरफ बता रहा है, यानी इंडक्टिव इफेक्ट की मदद से हेलोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड से पुल कर रहा है। और अगर मैं इसमें कहूं रेजोनेंस इफेक्ट मुझे किस तरह से दिखाई पड़ रहा है, तो मैं कहूंगा ये बॉन्ड पेयर यहां आ रहा है जिसकी वजह से ये जो है वो यहां आ रहा है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है आफ्टर रेजोनेंस क्या बन रहा होगा कि कुछ इस तरह से बन रहा होगा, एक्स है, करेक्ट है। और इस बॉन्ड के अंदर तो अभी भी इलेक्ट्रॉन खींचा हुआ है बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। और आगे देखिए ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि यहाँ पर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये CH बन रहा है और यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इस तरह से और इस पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दोनों भी इफेक्ट चल रहा है, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट भी चल रहा है और माइनस आई इफेक्ट भी चल रहा है, ठीक है। पर यहाँ पर कौन सा इफेक्ट ज्यादा पावरफुल होगा? तो मेरी बात हमेशा सुनिए, रेजोनेंस इज पावरफुल देन इंडक्टिव, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है वो हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट से पावरफुल होता है। इसका रीजन बहुत सिंपल सी बात है। देखिए बेटा इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन का सिर्फ पुश होता है, ट्रांसफर नहीं होता है, पर रेजोनेंस इफेक्ट में ट्रांसफर होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होगा तब पूरे चार्जेस आ रहे होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और इसका जो इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा होता है। बल्कि जब इंडक्टिव इफेक्ट चलता है तब सिर्फ पार्शियल चार्जेस आते हैं, हल्के फुल्के नेगेटिव हल्के फुल्के पॉजिटिव, यानी डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्जेस आ रहे होते हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पर अगर मुझे कोई पूछेगा कि विनाइल हैलाइड के अंदर कौन सा इफेक्ट आपको देखने मिल रहा है, तो मैं कहूंगा दोनों इफेक्ट देखने मिल रहे हैं। पर अगर मुझे कंसिडर करना है तो मैं रेजोनेंस इफेक्ट पहले कंसिडर करूंगा। किसी भी चीज को स्टेबिलिटी अगर मुझे ढूंढनी है तो रेजोनेंस इफेक्ट, या फिर ऐसा बोलूं कि मुझे दोनों इफेक्ट में से कौन सा इफेक्ट सोचना है इस कंपाउंड के लिए, तो मैं कहूंगा रेजोनेंस इफेक्ट पहले सोचूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो फंडा है वो समझ में आ रहा है।